हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले कंटेंट यानी कि सिलेबस की बात करूँ तो इस सब्जेक्ट में 4 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन। इसके 2 पार्ट है, मास कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड पार्ट है फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। देन यूनिट 2 इज एडवर्टाइजमेंट, जिसमें ए पार्ट है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट और बी पार्ट है एडवर्टाइजिंग एथिक्स। देन यूनिट 3 इज मीडिया राइटिंग, जिसके 3 पार्ट है, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर टीवी एंड रेडियो। देन सेकेंड इज राइटिंग न्यूज रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स एंड थर्ड इज एडिटिंग फॉर प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया। देन यूनिट 4 इज इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया। इसमें भी 3 पार्ट है। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, सेकेंड इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और थर्ड इज इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया। तो ये सब कुछ मीडिया और मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मास कम्युनिकेशन, व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसी की और में है राइट अ नोट ऑन डिफरेंट मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एनीवन। तो अगर हम इंट्रो की बात करें सबसे पहले कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है, तो हमें पता है मास कम्युनिकेशन जिसे हम हिंदी में जनसंचार कहते हैं, इसमें वो सभी माध्यम, वो सभी साधन आते हैं जो हमें किसी भी बड़ी जनसंख्या से बात करने के लिए क्या करते हैं, बहुत एक इजीएस्ट वे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम विभिन्न मतलब डिफरेंट मीन्स द्वारा, लाइक सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनल, व्हाट्सएप और जो भी अदर चैनल होते हैं मास कम्युनिकेशन के, उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही बैठे किसी भी अपने दूर के रिश्तेदार से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मास कम्युनिकेशन की बात करें जिनमें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आते हैं, तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। वहीं अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब कुछ हमें घर बैठे ही बैठे हमसे दूर कितना भी रिश्तेदार रह रहा हो, हम उससे बात इजीली कर सकते हैं। इन सिंपली वर्ड्स मास कम्युनिकेशन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज पब्लिक कम्युनिकेशन, यानी कि जनसंचार। इसे हम लोक संपर्क भी कह सकते हैं। ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकली, मास कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद द मास फॉर द पर्पस ऑफ डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियंस, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट सोशल, एथिकल एंड कल्चर एज वेल एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू एंड ऑल्सो टू इशू एडवरटाइज ऑफ डिफरेंट काइंड। तो मास कम्युनिकेशन जिसे हम पब्लिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकली दोनों माध्यमों से हो सकता। जो मास कम्युनिकेशन है उसमें कम्युनिकेटिंग तो होती है, उसके साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है, हमें डिफरेंट ओपिनियंस भी पता चलते हैं, अवेयरनेस भी होती है। अवेयरनेस किस चीज की, जो भी डिफरेंट सामाजिक है, नैतिकता है और जो भी हमारे सांस्कृतिक तत्व है जिसमें राजनीतिक और इकोनॉमिक मुद्दे भी शामिल होते हैं, तो इन सब की भी एक एडवरटाइज होती है। इन सारे इश्यूज को भी बहुत इजीली रेज आउट किया जाता है। अगर हम फंक्शन की बात करें मास कम्युनिकेशन के फंक्शन की, तो इसमें होता है इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल सर्विलियंस, एजुकेशन और परसुएशन। अगर हम इन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले आता है इंफॉर्मेटिव फंक्शन, यानी कि सूचनात्मक कार्य। अब इसमें क्या है, मीडिया वन ऑफ द प्राइम मोस्ट फंक्शन इज टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द मासेस। इन अवर प्रेजेंट डे लाइफ वी नीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अवर डे टू लिविंग। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेदर फोरकास्ट, ट्रैफिक अपडेट, प्रिकॉशंस टू टेकन ड्यू डेटेरियोटिंग वेदर कंडीशन, एग्जामिनेशन शेड्यूल्स एक्सेट्रा। तो जो मीडिया होता है उसका सबसे प्रमुख कार्यों में से एक क्या होता है कि जनता के बीच, जो भी पीपल है उनके बीच क्या करना, इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करना, यानी कि सूचना का प्रसार करना। अगर हम हमारे प्रेजेंट लाइफ की बात करें, वर्तमान जीवन की बात करें, तो हमें जीवन जीने के लिए बहुत सारी सूचनाओं की जरूरत होती है। उसमें अगर हम एग्जाम्पल ले तो जैसे कि हमें ट्रैफिक नियम यानी कि यातायात के नियम पता होने चाहिए, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है यानी कि जो सरकारी नीतियां हैं, मौसम का एक अनुमान होना चाहिए, वेदर फोरकास्ट हमें पता होना, हम पता करते हैं। ठीक है, जो भी स्थितियां होती है जिनकी हमें जरूरत होती है, उन सबको ये हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, देन सेकंड इज एजुकेशनल फंक्शन, यानी कि शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य कौन से होते हैं, लाइक मीडिया एजुकेट्स अस बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो मीडिया है वो हमें जानकारी देकर शिक्षित करती है, बट इन्फॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन। लेकिन ये सूचना ही शिक्षा नहीं है। इफ दैट वुड हैव बीन सो देन गूगल वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट एजुकेटर। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि गूगल ही सबसे बड़ा शिक्षक होता। देयर वुड हैव बीन नो यूज ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड देयर टीचर। और फिर स्कूलों और कॉलेजों और उनमें जो भी शिक्षक है उनका कोई भी फायदा नहीं होता। एजुकेशन रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन दैट इज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड विद प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि शिक्षा के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है, लेकिन सूचना जो कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के साथ व्यवस्थित एक सिस्टमैटिक फॉर्म में बताई जाए तो वही व्यवस्थित होती है। देन नेक्स्ट इज एंटरटेनिंग फंक्शन। ठीक है, यानी कि मनोरंजक जो कार्य होते हैं, जो चीजें होती है, अगर हम उनकी बात करें, वन ऑफ द प्राइम फंक्शन ऑफ मीडिया इज टू एंटरटेन।
यानी कि मीडिया के प्रमुख कार्यों में से जो उसके प्राइम फंक्शन है उसमें से एक काम क्या है, एंटरटेन करना, यानी कि मनोरंजन करना। रिमेंबर दैट इफ थिंग्स आर नॉट एंटरटेनिंग देन ऑफ्टन पीपल विल हैव लेस इंटरेस्ट इन देम। अगर चीजें मनोरंजक नहीं हुई, ठीक है, उनमें एंटरटेनमेंट नहीं है, तो अक्सर लोगों की जो उनमें रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर आर अबाउट न्यूज, लेकिन जो न्यूज़पेपर होते हैं वो किस लिए होते हैं, जो समाचार पत्र होते हैं वो हमें समाचार के बारे में बताते हैं, उसमें न्यूज होती है। बट दे ऑल्सो पब्लिश कार्टून्स, कॉमिक्स, पजल, एंटरटेनिंग न्यूज, गॉसिप, वीकेंड सप्लीमेंट्स ऑन स्पेशल टॉपिक्स फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल। जैसे कि हमें पता है कि जो समाचार होते हैं, समाचार जो पत्र हमारे घर जो न्यूज़पेपर आता है उसमें सिर्फ समाचार होते हैं, ठीक है, वो समाचार के बारे में होता है, लेकिन फिर भी वो लोगों के लिए क्या क्या डालते हैं, उसमें कार्टून डाल देते हैं, कुछ कॉमिक्स डाल देती है, पजल डाल देते हैं, और भी कोई जो गॉसिप्स होती है या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेशल टॉपिक्स होते हैं उनको भी क्या करता है, उसमें प्रिंट करता है, न्यूज़पेपर में लेके आता है। वो भी सिर्फ किस लिए, ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके। एक पेज न्यूज़पेपर में ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट मिल सके। देन नेक्स्ट इज परसुएसिव फंक्शन, यानी कि प्रेरक कार्य। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडिया इज टू परसुएट द मास टू थिंक एंड एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे दैट इज फॉर सोशल गुड। यानी कि जो मीडिया का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है कि जनता को एक विशेष तरीके से सोचने और कार्य करने के लिए क्या करना, मनाना या फिर उसे राजी करना, जो कि किसके लिए है, समाज के भलाई के लिए, यानी कि सोशल गुड। एडवर्टाइजमेंट आर एट देयर परसुएसिव बेस्ट एज दे ट्राई टू परसुएट द मास टू बाय द प्रोडक्ट फॉर विच द एडवर्टाइजमेंट आर मेड। यानी कि विज्ञापन सबसे अच्छे रूप में होते हैं, क्यों, क्योंकि वो जनता को उस उत्पाद को खरीदने के लिए मनाते हैं, राजी करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का काम यही होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट के लिए सामने वाले को इतना इन्फ्लुएंस कर लेना कि वो ले ही ले, और इसी के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं। बट समटाइम्स एडवर्टाइजमेंट आर क्रिएटेड इन सच अ वे दैट इज क्रिएट्स द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉर विच देयर शुड बी नो नीड। लेकिन कभी कभी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि वो उस उत्पाद की मांग पैदा कर देते हैं जिसकी कोई भी आवश्यकता है ही नहीं। देन नेक्स्ट इज सर्वेलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण की निगरानी या फिर इन्वायरमेंट की टेक केयर के बारे में भी हमें सूचित करते हैं। अब कैसे, मीडिया इज ऑफ्टन अ वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी एंड वेयर एवर देयर आर एनी रॉन्ग्स कमिटेड एनीवेयर इन द सोसाइटी इट इज द रोल ऑफ मीडिया टू प्रॉपरली रिप्रेजेंट द रॉन्ग डूइंग इन अ सच अ मैनर दैट द विक्टिम गेट्स जस्टिस। यानी कि जो मीडिया है वो समाज का पहरेदार कहलाता है, ठीक है, वॉच डॉग कहलाता है वो समाज का। लेकिन समाज में जहां भी कहीं गलतियां होती है, मीडिया की भूमिका होती है कि वह गलत कार्य को क्या करे, सही ढंग से प्रस्तुत करे और जो पीड़ित है उसे क्या मिले, जस्टिस मिले, न्याय मिले। नॉट ओनली रॉन्ग डूइंग्स, मीडिया रोल इज ऑल्सो टू रिपोर्ट द गुड डूइंग्स ऑफ द सोसाइटी सो दैट द गुड डीड्स डू नॉट गो अननोटिस्ड एंड पीपल आर एनकरेज टू डू मोर एंड मोर गुड डीड्स। लेकिन इसी के साथ गलत काम ही नहीं, मीडिया को अच्छे काम भी, जो समाज में अच्छे काम हुए उनकी भी रिपोर्ट दिखानी चाहिए, ताकि अच्छे कामों पर भी क्या करा जाए, ध्यान दिया जाए और लोग अधिक से अधिक अच्छा काम करने के लिए क्या हो, प्रोत्साहित हो। देन अब हम मोड्स ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया भी एक टाइप होता है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये सबसे सिंपल और ओल्डेस्ट मेथड है कम्युनिकेट करने का पब्लिक के साथ। द टर्म प्रिंट मीडिया ओरिजिनली रेफर टू न्यूज़पेपर। अगर प्रिंट मीडिया टर्म की बात करें तो ये किसको रेफर होती है, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार को रेफर होती है। विच वर द डोमिनेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रदान करता है अलग अलग चीजों की। और प्रिंट मीडिया में और क्या क्या आता है, जर्नल्स आ गए, बुक्स आ गए, पीरियोडिकल्स आ गए, मैगजीन्स आ गई, ये सब कुछ इसी मीडिया की कैटेगरी में इंक्लूडेड होता है। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, रेडियो एंड टेलीविजन एज मास कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। वी डोंट फील सरप्राइज एट द मार्वल दैट दे आर, इट हैज नॉट ओनली बिकम एवरी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट बट also had found in our carts and moreover is available in our hand held devices such as mobile phones and tablets। जैसे कि हमें पता है कि जनसंचार के उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के रूप में रेडियो और टेलीविजन है। लेकिन इस बात पर आश्चर्य नहीं होता, क्यों, क्योंकि आजकल जो ये प्रोडक्ट्स है वो क्या बन गए हैं, बिल्कुल एक घर का पार्ट बन गए हैं, एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन गए हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे कार हो, कार में भी रखे जाते हैं। लेकिन उससे भी जो बड़ी बात है, घर में तो रखे ही जाते हैं, कार में भी रखे जाते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि आजकल हम इनके इतने आदी हो चुके हैं कि ये हमारे हाथों में भी उपलब्ध है। किसके रूप में, मोबाइल फोन या फिर टैबलेट्स के रूप में। देन इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो मास कम्युनिकेशन है वो बहुत वास्ट और एंड इट इंक्लूड्स मोस्ट एवरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बहुत ही वास्ट और सबके साथ बात करने का एक संचार का साधन है। ठीक है, इसमें जो ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता होगा अगर हम बात करें कि किसी इंसान ने कम्युनिकेट ना किया हो दूसरे इंसान के साथ। इसीलिए जो मास कम्युनिकेशन है वो बहुत ही सेफेस्ट और स्मार्टेस्ट करियर डिसीजन भी प्रोवाइड करवाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एसे ऑन सिनेमा एज अ पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो
हमें इसमें बताना है कि जो सिनेमा है वो कैसे एक कम्युनिकेशन में बहुत ही पावरफुल रोल प्ले कर रही है। तो अगर हम इंट्रो की बात करें तो वी ऑल नो दैट कि सिनेमा इज अनडाउटेबली अ पावरफुल मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो सिनेमा है वो संचार का एक बहुत अच्छा साधन है। दैट ही हैज द एबिलिटी टू इवोक इमोशन, प्रोवोक थॉट एंड इंस्पायर चेंज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इमोशंस को जगा सके, विचारों को उत्पन्न कर सके और किसी में भी एकदम से इंस्पिरेशन जो चेंज होता है, इंस्पिरेशनल चेंज होता है, उसको भी उत्पन्न कर सके। ठीक है, इसी के पास एक ऐसी यूनिक एबिलिटी होती है जिसमें अलग अलग आइडियाज, कंसेप्ट, एक ऐसी कला होती है ये जिसमें आइडियाज और कंसेप्ट को अगर इंगेज कर दिया जाए, यूज एकदम जोड़ दिया जाए तो ये बहुत ही मेमोरेबल भी हो सकता है। जो फिल्म्स है वो मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं, यानी कि करोड़ों लोग, लाखों लोग देखते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये एक हाईली इफेक्टिव टूल है। इसलिए स्प्रेडिंग मैसेजेस एंड आइडियाज, यानी कि किसी भी संदेश और विचारों को फैलाने के लिए बहुत ही हाईली इफेक्टिव टूल है। देन अब अगर हम सिनेमा की बात करें कि ये कैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में एकदम पावरफुल रोल प्ले कर रहा है, पावरफुल है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है विजुअल स्टोरी टेलिंग। अब क्या होता है कि जो सिनेमा होता है वो इमेजेस यूज करता है। ठीक है, सिनेमा यूज इमेजेस टू टेल स्टोरीज, कोई भी कहानी बताने के लिए वो इमेजेस यूज करता है, विच अलाउज फिल्म मेकर्स टू कन्वे आइडिया एंड इमोशन इन अ पावरफुल एंड इमीडिएट वे। और फिल्म मेकर को इससे क्या फायदा मिलता है, वो अपने किसी भी विचार को, अपने इमोशन को बहुत ही पावरफुल और इमीडिएट तरीके से शो कर सकते हैं। तो इसीलिए जो थ्रू द यूज ऑफ कैमरा एंगल्स, लाइटिंग एंड कलर, फिल्म मेकर्स कैन क्रिएट मूड्स एंड इवोक इमोशन द ऑडियंस। तो इसके द्वारा जो कैमरे के एंगल्स होते हैं, लाइटनिंग होती है, कलर होता है, तो इन्हीं सब की हेल्प से जो फिल्म मेकर होते हैं वो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मूड क्रिएट कर देते हैं कि जो ऑडियंस है उनमें अपने आप ही जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती है वो जागृत हो जाती है, यानी कि उत्पन्न हो जाती है। देन सेकंड इज साउंड डिसीजन। तो जो सिनेमा है ये साउंड टू कन्वे को भी यूज करता है। ठीक है, यानी कि अपनी हर एक फिल्म में साउंड को तो लेकर आएगा ही ना, साउंड तो बेसिक सी चीज है। तो इससे भी क्या होता है, मीनिंग और इमोशन है वो कन्वे होते हैं। कैसे कि जब भी कोई सीन चल रहा है, ठीक है, एग्जांपल दूं कि कोई सस्पेंसफुल सीन चल रहा है, तो उसके पीछे की जो म्यूजिकल बीट होगी, जो साउंड इफेक्ट होगा, लोगों के अंदर इमोशन जगा देगा, वो एक ऐसा माहौल बना देगा थिएटर्स में कि जो लोग हैं वो खुद ही एकदम इमोशन से भर जाएंगे। या फिर कोई बहुत ही सैड सा सीन चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोई भी ऐसा डायलॉग आ रहा है जो बहुत ही सैड है, उसी के पीछे साउंड इफेक्ट आ रहा है बहुत ही सैड, जो किसी को भी इमोशनल कर दे, और म्यूजिकल बीट चल रही है, तो क्या होगा, उससे जो लोग हैं उनमें जो इमोशंस है वो अपने आप ही इवोक हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इज टाइम मैनिपुलेशन। सिनेमा कैन मैनिपुलेट टाइम इन अ वे दैट इज यूनिक टू द मीडियम। जो सिनेमा है वो टाइम को भी क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, समय में भी हेर फेर कर सकता है। फिल्म मेकर्स कैन यूज एडिटिंग टेक्निक्स टू स्पीड अप और स्लो डाउन टाइम और इवन मूव बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स इन टाइम। दिस अलाउ देम टू टेल कॉम्प्लेक्स स्टोरीज दैट स्पेन मल्टीपल टाइम पीरियड। अब इसमें क्या होता है, जो फिल्म निर्माता होते हैं वो समय को कभी कभी तेज कर देते हैं, ठीक है, कभी कभी धीरे कर देते हैं, मतलब स्पीड अप भी कर देते हैं, उसकी स्लो डाउन भी कर देते हैं टाइम के साथ साथ, और वो समय को आगे और पीछे भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जितनी भी जो जटिल कहानियां होती है वो बताने की अनुमति दे देती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे जो समय अवधि होती है वो फैली हुई होती है, यानी कि इट स्पेन मल्टीपल टाइम पीरियड्स। देन नेक्स्ट इज यूनिवर्सल अपील। अब यूनिवर्सल अपील क्या है, इसे सार्वभौमिक अपील कहते हैं हिंदी में। सिनेमा इज यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि जो सिनेमा है वो एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जिसे दुनिया भर के लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिनेमा डज नॉट रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और कल्चर। जो बाकी के साधन होते हैं, संचार के जो अन्य रूप होते हैं सिनेमा के विपरीत, वो किसी भी विशेष भाषा या फिर संस्कृति के, सिनेमा में क्या होता है कि किसी भी विशेष भाषा, कोई भी कल्चर, इन सब की जरूरत नहीं होती। यह लोगों को एक साथ लाने, उनमें समझ को बढ़ावा देता है, और यह एक क्या है, शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक संस्कृति नहीं हो, इसमें सब इंक्लूडेड होता है। देन नेक्स्ट इज स्पेक्टिकल। अब स्पेक्टिकल क्या होता है कि सिनेमा कैन क्रिएट विजुअल स्पेक्टिकल्स दैट आर ऑ इंस्पायरिंग एंड अनफॉरगेटेबल। ठीक है, ये जो सिनेमा है वो एक ऐसा सीन क्रिएट कर देता है, एक ऐसा दृश्य बना देता है जो बिल्कुल ही विस्मयकारी और बिल्कुल कह सकते हैं कि अनफॉरगेटेबल हो, जिसे हम भूल ही नहीं सकते। फ्रॉम एपिक बैटल सीन्स टू स्टनिंग विस्तार्स, सिनेमा कैन ट्रांसपोर्ट ऑडियंस टू अदर वर्ल्ड्स एंड इंस्पायर अ सेंस ऑफ वंडर एंड ऑ। यानी कि जो सिनेमा है वो दर्शकों को क्या करता है, उसमें जितने भी जो सीन होते हैं वो युद्ध से लेकर महाकाव्य युद्ध के दृश्यों से लेकर जितने भी स्टनिंग विस्तार होते हैं, यानी कि जो आश्चर्यजनक दृश्य होता है, वहां तक जो ये मूवी है इसके ये सीन्स क्या करते हैं, किसी भी ऑडियंस को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। ठीक है, और इससे कौन सी भावना उत्पन्न होती है, इससे मन में इंस्पायर
और स्टनिंग यानी कि आश्चर्यजनक की भावना प्रेरित होती है। देन नेक्स्ट इज इमोशनली इंगेजिंग। अब देखो सिनेमा के पास ऐसी पावर होती है कि वो स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो ऑडियंस के स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं, जैसे कि जॉय, सैडनेस, फियर और एंगर, इन सबको इसमें दिखाया जाता है। बाय इंगेजिंग विद द ऑडियंस इमोशनली, फिल्म्स कैन कन्वे मैसेजेस एंड आइडिया इन अ मोर इफेक्टिव एंड मेमोरेबल वे। और जैसे ही मूवीज को ऑडियंस के साथ जोड़ा जाता है, जो फिल्म है वो संदेश देती है, एक विचार देती है और बहुत ही इफेक्टिवली वे में एकदम इसे मेमोरेबल डे बना देती है। देन नेक्स्ट इज एस्केपिज्म। सिनेमा कैन प्रोवाइड अ टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम रियलिटी, अलाउइंग द ऑडियंस टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ डिफरेंट वर्ल्ड और एक्सपीरियंस। यानी कि जो सिनेमा है वो वास्तविक से एक अस्थायी पलायन प्रदान करता है, ठीक है, जिसमें दर्शकों को आराम करने, अलग से दुनिया का अनुभव लेने की अनुमति देता है। दिस कैन बी वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कैन ऑल्सो हेल्प प्रोड्यूस टू कॉप विद स्ट्रेस एंड डिफिकल्ट इमोशन। ये मनोरंजन का एक ऐसा मूल्यवान रूप है जो लोगों को तनाव और कठिन भावनाओं से निपटने में क्या करता है, मदद करता है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि सिनेमा इज अ पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज, इमोशन इन अ वे दैट इज यूनिक टू द मीडियम। ठीक है, जो सिनेमा है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज और इमोशन को कन्वे करता है डिफरेंट यूनिक वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द स्टेप रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। हमें स्टेप्स को डिस्कस करना है जो किसी भी एडवर्टाइजमेंट को क्या कर सकती है, इफेक्टिव बना सकती है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। देखो एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, जब भी हमें अपना कोई प्रोडक्ट को सेल करना होता है या फिर जब भी हमें अपने किसी प्रोडक्ट को क्या करना होता है, सेल करना होता है, तो हम एडवर्टाइजमेंट को छपवाते हैं, विज्ञापन छपवाते हैं, जिससे लोगों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और जो सेलिंग हो हमारे प्रोडक्ट की वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये होता है एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सेलिंग मैसेज फॉर द मास फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हुज ऑब्जेक्टिव इज टू सेल अ प्रोडक्ट और अ सर्विस और एन आइडिया टू द मास। ठीक है, वही जो एडवर्टाइजमेंट है वो सेलिंग मैसेज के लिए मास फॉर्म में क्रिएट किया जाता है और फिर उसका ऑब्जेक्टिव देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए या फिर कोई आइडिया दे रहा है। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट होता है जो मैंने आपको अभी अभी बताया। देन अकॉर्डिंग टू मार्शल एमसी लूहन, यानी कि जो मार्शल एमसी लूहन है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एडवर्टाइजिंग इज द ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट थी, विज्ञापन कला थी, वो 20वीं शताब्दी की सबसे महान कला थी। इट इज ग्रेटेस्ट फॉर्म of art as within a short span of time the ad maker has to tell an interesting story for making the audience get hooked to the story, and within the story has to tell about a particular product or service with a short period of time so that people are forced to get attracted to the product or service and then buy it। यानी कि जो ये एक बहुत ही बड़ी महान कला है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक शॉर्ट टाइम में भी जो एड मेकर होता है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा ऑडियंस के लिए एक ऐसी स्टोरी प्रिपेयर कर देता है प्रोडक्ट के बारे में, वो भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, कि जो लोग है वो मजबूर हो जाए, एकदम आकर्षित हो जाए उस प्रोडक्ट की तरफ और उन्हें खरीद ही ले। अब अगर हम बात करें ASCI, यानी कि इन्होंने भी डेफिनेशन ही दी एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि ASCI के द्वारा ये भी एक डेफिनेशन दी गई है। एंड एडवर्टाइजमेंट इज डिफाइंड एज अ पेड फॉर कम्युनिकेशन एड्रेस टू द पब्लिक, अ सेक्शन ऑफ इट द पर्पस ऑफ विच इज टू इन्फ्लुएंस द ओपिनियंस ऑफ बिहेवियर ऑफ दोज टू whom it is addressed. Any written or graphic matter on packaging or contain in it is subject to this code ASCI code। तो इसमें कहा गया है कि जो एक विज्ञापन होता है को भुगतान के लिए संचार के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, जिससे जनता या फिर उसके एक वर्ग को संबोधित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, उन लोगों की राय या फिर व्यवहार को प्रभावित करना जिन्हें यह संबोधित किया जाता है, इन्हें एड्रेस किया जाता है। इसकी पैकेजिंग पर कोई भी लिखित या ग्राफिक सामग्री या फिर जो भी उसमें कोड होता है वो उसके क्या है, अधीन है। क्या जो एनी रिटर्न और ग्राफिक मैटर है पैकेजिंग का, वो किसके अधीन है, ASCI कोड के। देन अगर हम स्टेप्स की बात करें जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट को, क्योंकि देखो एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोगों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, जब लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, उसके बाद ही तो वो उसको बाय करेंगे, उसके प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित होकर उसको खरीदेंगे। तो इसीलिए ये कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं। देन फर्स्ट इज चूज योर टारगेट ऑडियंस। हमें सबसे पहले क्या
करना, जब भी हम एड बनाते हैं, व्हेन मेकिंग एन एड यू विल फर्स्ट नीड टू डिसाइड द ऑडियंस यू आर मेकिंग द एड। तो हमें सबसे पहले हमारी ऑडियंस को डिसाइड करना होता है कोई भी एड बनाते वक्त। टारगेट द राइट मार्केट एंड यू विल फाइंड कस्टमर नेचुरली इंक्लाइन टू इंगेज विद योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट। हमें सही मार्केट को चुनना चाहिए, उसके बाद जैसे हमें कस्टमर मिलेंगे हम नेचुरली इंगेज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे उस ब्रांड और प्रोडक्ट के साथ। कास्ट टू वाइड अ नेट एंड यू मे फाइंड योरसेल्फ लॉस्ट इन डिजिटल नॉइज। वन वे टू हेल्प योर एड फाइंड द राइट ऑडियंस इज टू गेट granular or whom want to target with your messaging, which will help you to incorporate the best messaging and select the best advertising platform। क्या और इसके बाद जैसे हमें अपनी जनता मिल जाए तो हमें प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहिए, लेकिन जो भी हमारे आइडियाज होने चाहिए, हमारी जो रिसर्च होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होनी चाहिए। हमारे पास रियल डाटा होना चाहिए जो भी कस्टमर्स हैं उन सबका। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी एड को बनाते वक्त हमें सबसे पहले ऑडियंस को टारगेट करना होता है। देन चूज योर प्लेटफॉर्म। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, योर मार्केट रिसर्च शुड गिव यू द इनसाइट एंड कॉन्फिडेंस। यू नीड टू चूज द मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म टू रीच योर टारगेट ऑडियंस। तो अब क्या करना है कि हमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म ढूंढना है टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, तभी तो जो हमारा ब्रांड है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ही आगे जा पाएगा। हमें और भी कुछ रिसर्च करनी चाहिए जो सप्लीमेंटल रिसर्च होती है, जैसे कि कॉस्ट, ROI और क्या बेनिफिट है इसके, क्या मेथड्स हैं। तो इन सबको जब भी हम रियलाइजेशन मल्टीपल टाइम बाद हम जब रियलाइजेशन कर ले तो वही एक राइट वे होता है जब हम क्या करते हैं, अपने लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म चुनते हैं। इसमें हम सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं, सर्च इंजन जो एड्स होती है उनका भी यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज डिसाइड ऑन बजट। तो जब भी हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, देखो मनी तो खर्च होता है, पैसा तो खर्च होता है, ठीक है। अब क्या क्या हमें इसमें क्लियरली मतलब आउटलाइन की हुई है हमें क्या क्या नीड होती है। द टोटल बजट यू नीड, हमारे पास पूरा बजट, हमें कितने बजट की जरूरत है। देन हाउ द कोस्ट आर ब्रोकन डाउन, पैसे उनमें कमी गिरावट कैसे आए। अब प्रोजेक्ट ROI और जो भी इसके बिजनेस पे इससे इम्पैक्ट पड़ता है उसकी बात करते हैं। देन क्राफ्ट अ मैसेज। बाय दिस पॉइंट यू नो योर टारगेट ऑडियंस एंड योर प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म बट यू आर स्टिल नॉट श्योर व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। तो इसमें पॉइंट क्या होता है कि आपको पता है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, आपके पास एक प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म भी है, बट आप ही अब तक श्योर नहीं हो कि कहना क्या है। Here where you will want to think about the broad purpose of your campaign to inspire your ad। तो इससे पता चलता है कि जब भी हम किसी भी एड के बारे में सोचे, उसको लॉन्च करने के बारे में सोचे, तो उससे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम वो कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं। Then get people talking। While your message needs to include your brand purpose and tie in with long-term marketing goals, it also needs to be something people remember। Here's why, as more advertising shift to social media sites such as Facebook, Instagram and even Twitter, brand marketing needs to get to the point as soon as possible to drive customer interest and social sharing। So इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि अगर हमारा जो भी मैसेज है उसमें अगर किसी भी ब्रांड के पर्पस को इंक्लूड करना शामिल है, उसके पर्पस को हम शामिल करना चाहते हैं, तो हमें किस चीज की नीड है, हमें एक बहुत ही लॉन्ग टर्म में, एक बहुत ही लंबी अवधि के किसी भी मार्केटिंग गोल से जुड़ने की नीड है, एक आवश्यकता है। अगर यह भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों को याद रहे, यानी कि जो हमारा ब्रांड है उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों को याद रहे, क्योंकि किस चीज का हम यूज कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ तक कि ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो विज्ञापन होते हैं, वो क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी लोगों की रुचि होती है, ठीक है, जो भी ग्राहकों की रुचि होती है वो सामाजिक साझाकरण को चलाने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिसाइड व्हाट यू आर बिल्डिंग, ठीक है। तो हमें जब भी एड्स कैन बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस बट नॉट सिमिल्टेनियसली। एज अ रिजल्ट इट्स वर्थ टेकिंग द टाइम टू थिंक अबाउट योर एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर न्यू मार्केटिंग कैंपेन। जो विज्ञापन का जो ब्रांड होता है उसमें कभी कभी उत्पाद की जागरूकता बहुत होती है, कभी कभी बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो नए मार्केटिंग अभियान होते हैं, ठीक है, जो न्यू एडवर्टाइजिंग, न्यू मार्केटिंग कैंपिंग होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे विज्ञापन के गोल्स है ना, हमें उनको सोचना चाहिए और उनको सोचने के लिए क्या निकालना चाहिए, हमें टाइम निकालना चाहिए ताकि हम उन पे बहुत अच्छे से वर्क कर सके। देन लास्ट पॉइंट इज क्रिएट टेस्ट एड्स। बिफोर लॉन्चिंग योर एड कैंपेन इट्स वर्थ ट्राइंग योर हैंड एट मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट फॉर योर ब्रांड। Here's why not all ad designs look great on the screen as they do in your head. By creating basic mockups, you can see what works, what doesn't, and what needs to improve। यानी कि अपने विज्ञापन अभियान को शुरू करने से पहले, अपने कैंपेन को लॉन्च करने से पहले हमें खुद भी अपने एक बार ब्रांड का एक एडवर्टाइजमेंट बना के खुद देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर इतने अच्छे नहीं दिखते जितना हम उन्हें अपने दिमाग में सोच लेते कि वाओ ऐसा करेंगे ऐसा होगा। कि एग्जाम्पल के लिए हम अपने दिमाग में पहले से खिचड़ी बना लेते हैं ना कि हाँ वाओ ये ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वही चीज जब स्क्रीन पे आती है तो वो उतनी अच्छी नहीं दिखती। तो इसीलिए हमें पहले से बनाकर एक बार देख लेना चाहिए कि हमें
और इस पे क्या वर्क करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ें सुधार करने की इसमें हमें ज़रूरत है, कौन-कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करनी है। देन इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग रीचिंग पोटेंशियल कस्टमर इन्फॉर्म देम ऑफ अवर प्रोडक्ट सर्विसेज की जो इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होती हैं वो कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर देती हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं बहुत ही पोटेंशियल तरीके से काम करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सर्विस होते हैं, वो ज़्यादा सेल होने के चांसेस भी होते हैं। और इसी एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि हमें किसका अटेंशन मिलता है, कस्टमर का अटेंशन मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द एथिकल नॉर्म्स टू फॉलो व्हाइल मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट। तो हमें किसी भी एडवर्टाइजमेंट को शुरू करने से पहले, बनाने से पहले किन एथिकल चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इंट्रो की बात करें, एडवर्टाइजिंग एथिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एथिकल्स एंड मोरल कंसेप्ट टू द मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शन ऑफ अ फिल्म। यानी कि जो विज्ञापन नैतिकता है, एडवर्टाइजिंग एथिक्स को बोलते हैं विज्ञापन नैतिकता। जो भी संचार कार्य होते हैं उसमें कभी नैतिकता की जो सिद्धांत है वो हो भी सकते हैं, कभी कभी उनका अनुप्रयोग भी होता है। और अगर हम बात करें लाइक पीपल एंड सोसाइटी एट लार्ज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। अगर हम बड़े पैमाने पर लोगों की और समाज की बात करें तो वो एडवर्टाइजमेंट से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अ स्मॉल चाइल्ड सीइंग हिज फेवरेट हीरो फ्लिकिंग अ सिगरेट इन एन एडवर्टाइजमेंट विल वांट टू रेप्लिकेट द सेम। अगर कोई छोटा बच्चा अपने पसंदीदा हीरो को किसी भी एडवर्टाइजमेंट में सिगरेट पीते हुए देखता है तो वो उसका भी वही मन करेगा, वो वही दोहराना चाहेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बी कंसिडरिंग दिस बिहेवियरली इम्पैक्ट मार्केटिंग कम्युनिकेशन हैज ऑन अनएक्सपेक्टिंग इंडिविजुअल एडवर्टाइजमेंट एथिक्स इज पैरामाउंट। यानी कि हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी विज्ञापन है उसमें मॉरल कंटेंट को डालना चाहिए, और एकदम ऐसा विज्ञापन तैयार करना चाहिए जिसमें सिर्फ व्यवहारिक प्रभाव पड़े लोगों पर उसका, उसमें कोई भी ऐसी फालतू की बेकार की चीजें ना हो, अनएक्सपेक्टिंग चीजें ना हो जो किसी भी इंसान को प्रभावित करे गलत रूप में। देन एथिकल एडवर्टाइजिंग, एथिकल अबाउट एडवर्टाइजिंग इज ट्रूथ, फेयरनेस एंड इक्विटी इन मैसेजिंग एंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस। यानी कि जो नैतिक विज्ञापन है उस मैसेज के अंदर क्या होता है, सत्य है, निष्पक्षता और इक्विटी होती है, ठीक है। एंड एथिकल एडवर्टाइजमेंट इज ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड स्ट्राइव्स फॉर ह्यूमन डिग्निटी। यानी कि जो ये नैतिक विज्ञापन होता है बहुत ईमानदार, सटीक और मानवीय गरिमा को बनाए रखने का भी प्रयास करते हैं, उन्हीं पे बेस होता है। इट ऑल्सो कंसिडर्स द एडवर्टाइजिंग इन्वायरमेंट्स that are chosen for placement and it examine potential for data bias in analytics। यानी कि ये प्लेसमेंट के लिए जो चुने गए विज्ञापन होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनके वातावरण पर भी, उनके इन्वायरमेंट पर भी क्या विचार करता है और एनालाइज करता है। जितने भी अभ्यास होते हैं, जो भी डेटा पूर्वाग्रह होती है, उनकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है उन सबको क्या करता है, चेक करता है। देन ऐसी जो नॉर्म्स जिन्हें फॉलो करना चाहिए हमें एडवर्टाइजमेंट के टाइम, फर्स्ट इज ऑनेस्टी। देखो जो भी एडवर्टाइजमेंट हो उसमें कोई भी गलत, सेप्टिव और मिसलीडिंग कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होनी चाहिए जो गलत हो, जो मिसगाइड करे, ठीक है। हमेशा एडवर्टाइजमेंट जो होना चाहिए वो ट्रुथ और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, हमेशा ही जो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए उसके अंदर एक सही जानकारी होनी चाहिए। देन सेकंड इज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट हो शुड नॉट कंटेन कंटेंट दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल, ऑफेंसिव और डिस्क्रिमिनेटरी टू एनी इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी कि एडवर्टाइजमेंट में कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालना चाहिए जिसमें जो डिसरिस्पेक्टफुल हो, ठीक है, जो बहुत ही किसी को ऑफेंड करे, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की भावना यानी कि भेदभाव दिख रहा हो किसी भी एक इंसान के लिए या फिर पूरे ग्रुप के लिए। तो इसमें ऐसी चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। जेंडर, एज, रिलीजियन, कल्चर, इन सबसे भी रिलेटेड जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। देन ट्रांसपेरेंसी, एडवर्टाइजमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द प्रोडक्ट्स और सर्विस बीइंग एडवर्टाइज्ड, इंक्लूड देयर फीचर्स, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो बिल्कुल पारदर्शी होने चाहिए, जो भी उसमें प्रोडक्ट्स है, जो भी सर्विसेज है वो बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए, उसमें कोई चलकपट नहीं होना चाहिए। उस प्रोडक्ट के जो फीचर है, जो उसके बेनिफिट है, जो उसमें कमियां है, वो सब कुछ ही बहुत ही क्लियरली लिखा होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज प्राइवेसी। जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, वो किसी के भी प्राइवेसी राइट्स को या फिर किसी भी तरीके से किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी व्यक्ति पे कोई भी वायलेंस और भी उसकी प्राइवेसी पर खतरा नहीं होनी चाहिए। दिस इंक्लूड रिस्पेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसी भी एडवर्टाइजमेंट में पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल डाटा होता है किसी भी इंसान का, वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो एडवर्टाइज करते हैं चीजों को, वो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो हम एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं उससे सोसाइटी पर कोई भी नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो कोई भी हार्मफुल या इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे जिससे समाज में, उसके वातावरण पर कोई भी गलत प्रभाव पड़े। देन द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI हैज अ मोटो।
यानी कि जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है उनका एक आदर्श वाक्य है, वो क्या है? रेगुलेट योरसेल्फ और समबडी एल्स विल। स्वयं को खुद विनियमित कर लो या फिर कोई और करेगा। दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट बट ऑफ मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सिर्फ विज्ञापन के लिए ही नहीं बल्कि जनसंचार के भी कई अन्य रूपों के लिए भी सच है, जरूरी है। अब द ASCI रेगुलेट्स इन द फॉलोइंग 4 मेजर एरियाज। ठीक है, जो ASCI है वो 4 प्रमुख क्षेत्रों की बात करता है, जिसमें फर्स्ट है ऑनेस्टी। देखो, एडवर्टाइजमेंट में जो भी ग्राफ्स यूज हो रहे हैं, स्टैटिक्स यूज हो रहे हैं, साइंटिफिक चीजें यूज हो रही है, या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन है, कंपैरिजंस है किसी भी राइवल कंपनी के साथ भी, ठीक है, अगर हम किसी भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कोई भी सर्विस करते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन हमें हमारे माइंड में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, वो क्या होता है? कि ऑनेस्टी। हमें ऑनेस्टी को हमेशा फॉलो करना चाहिए। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवानी चाहिए जिससे कोई भी प्रभाव पड़े, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो कंज्यूमर का ट्रस्ट है वो ब्रेक होगा, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें इस चीजों का मिसयूज नहीं करना चाहिए। कोई भी इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऐसे मिसयूज नहीं करने चाहिए। देन नेक्स्ट इज डिसेंसी, यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है वो किसी भी वल्गर लैंग्वेज में या फिर उसमें कोई भी ऐसी वीडियो या फोटो नहीं होनी चाहिए जो बहुत ही वल्गर हो, ऑब्सेंस हो या फिर इनडिसेंट हो। देन नेक्स्ट इज सोशल सेफ गार्डिंग। सोशल सेफ गार्डिंग में हम कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, दे शुड नॉट प्रेजेंट एनीथिंग इन विच वे में इंसाइट वायलेंस और हेट्रेड अगेंस्ट एनी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर। तो एडवर्टाइजमेंट पे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी एक समुदाय के प्रति, एक कम्युनिटी के प्रति नफरत फैला रही हो या फिर हिंसा का कारण बन रही हो। इट शुड नॉट बी कम्युनल नेचर, शुड नॉट डिराइड एनी कास्ट और रेस। इसके अंदर किसी भी जाति से रिलेटेड कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ना ऐसे कोई बात होनी चाहिए जिसमें हम बात करें हमारे रिलेशन के बारे में जो भी फॉरेन स्टेट से हैं। तो इसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी या कोई भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो सेफ ना हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फेयरनेस ऑफ कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा की निष्पक्षता कहते हैं हम इसे हिंदी में। जैसे कि कंपैरिजन बिटवीन प्रोडक्ट्स हैज ऑफ्टन बीन अ मेजर वे ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर अ प्रोडक्ट, यानी कि जब भी हम किसी भी दो प्रोडक्ट के बीच तुलना करते हैं, तुलना करना ही क्या रहा है, किसी भी प्रोडक्ट के विज्ञापन का एक प्रमुख तरीका रहा है। तो सच कंपैरिजन शुड बी फेयर, फैक्चुअल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग सस्टेनेटेड। तो जो वो तुलना हो रही है वो बिल्कुल ही निष्पक्ष होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए, ठीक है। इन सच कंपैरिजन इट शुड बी स्टेटेड विच फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कंपेयर्ड एंड, और ऐसे कंपैरिजन में ये तो जरूर बताना चाहिए कि हमने किन विशेषताओं की तुलना की है और क्यों करी है। द कंपैरिजन शुड नॉट अंडरमाइन और डिस्क्रेडिट एनी प्रोडक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग अ वैलिड ग्राउंड, ठीक है। जो तुलना को, हमें तुलना किए बिना किसी भी प्रोडक्ट को कमजोर नहीं बताना चाहिए, ना ही उन्हें बदनाम करना चाहिए। तो यही कुछ हम कंक्लूजन में कह सकते हैं। जो एथिकल एडवर्टाइजिंग होती है वो बहुत ही जरूरी होती है, जो किसी भी कंज्यूमर को ये बताती है कि किस तरीके से जो कंटेंट है उसे रेडी किया जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट। तो हमें रिलेशनशिप बताना है किसके बीच, न्यूज़पेपर और एडवर्टाइजमेंट के बीच। तो न्यूज़पेपर और एडवर्टाइजमेंट दोनों ही अपनी जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये हमें बिजनेस से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना है, फैलाना है, उसको स्प्रेड करना है सोसाइटी में या कंट्री में, तो हम किसका यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का। जबकि न्यूज़पेपर क्या होता है, जिसमें हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो छप के आती है, और ये एडवर्टाइजमेंट को एक वाइड ऑडियंस क्या करता है, प्रदान करता है। कौन? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर प्रोवाइड पीपल विद एवरी डिटेल नो मैटर हाउ स्मॉल। जो न्यूज़पेपर होता है वो लोगों को हर डिटेल, हर जानकारी बताता, चाहे वो कितनी छोटी हो। इट हेल्प अस बिकम इन्फॉर्म्ड सिटीजन। ये सभी नागरिकों को सारी जानकारी प्रदान करता है। व्हेनेवर देयर आर एनी चेंजेस इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री, जब भी कोई चेंज होते हैं किसी भी नियम में कंट्री के अंदर, न्यूज़पेपर मेक अस अवेयर ऑफ दैम। न्यूज़पेपर हमें तुरंत ही उससे अवगत करा देता है। जो न्यूज़पेपर है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। अगर वही हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये एक प्रमोशनल एक्टिविटी होती है जिसका एम क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसे इजीली सेल करवाना और उसकी सर्विस करवाना टारगेट ऑडियंस तक, ठीक है। ये मार्केटिंग की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है, विच एम टू इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ इट्स टारगेट ऑडियंस टू आइदर बाय, सेल और डू समथिंग स्पेसिफिक। और इसका टारगेट क्या होता है कि जो हमारी ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस को प्रोडक्ट की तरफ इतना इन्फ्लुएंस करना कि वो उसे खरीद ले और जो प्रोडक्ट्स है वो बिक जाएं। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें न्यूज़पेपर और एडवर्टाइजमेंट के बीच, तो फर्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो एडवर्टाइजमेंट है वो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है किस तक पहुंचने के लिए, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। और जो न्यूज़पेपर है वही क्या करता है कि एडवर्टाइजिंग को ऑप्शन देता है, यानी कि वो अपने डिस्प्ले एड्स में, जो भी न्यूज़पेपर की क्लासिफाई एड्स होती हैं, तो न्यूज़पेपर इन एडवर्टाइजमेंट को एक कॉलम देता है, एक अपने ही कॉलम में उसको डिस्प्ले करता है ताकि जो लोग हैं उन्हें प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता चले। देन सेकंड इज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो हैव अ म्यूचुअल इंटरेस्ट। दोनों का
का एक ही उनका जो इंटरेस्ट है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, किसको मेंटेन करना, रेप्यूटेशन को और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करके रखना। जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी दे आर मिसलीडिंग, फॉल्स और अनएथिकल, कैन डैमेज द रेप्यूटेशन ऑफ बोथ द न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजर। कभी कभी जो एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो मिसलीडिंग होते हैं, गलत होते हैं या फिर अनैतिक होते हैं, वो दोनों की रेप्यूटेशन को खराब कर सकते हैं। किसकी, न्यूज़पेपर की तो करेंगे और जो एडवर्टाइजर है उसकी भी करेंगे। देयरफॉर न्यूज़पेपर हैव एडिटोरियल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट द एड्स दे पब्लिश मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस। इसीलिए जो न्यूज़पेपर होता है उसकी कुछ एडिटोरियल पॉलिसीज होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है जो ये इंश्योर करती हैं कि जो भी एड्स इसमें पब्लिश हो रहे हैं सही, बिल्कुल ही एक्यूरेट और सच होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर आल्सो हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू इंश्योर दैट द एडवर्टाइजमेंट दे पब्लिश आर लीगल, एथिकल एंड कॉम्प्ले विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। यानी कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी ये रिस्पांसिबिलिटी होती है ये श्योरिटी लेना कि जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुए हैं वो लीगल हो, एथिकल हो, नैतिक हो और उससे किसी भी चीज को कोई खतरा ना हो रखा हो। एडवर्टाइजमेंट आर सब्जेक्ट टू रिव्यू एंड अप्रूवल बाय द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट विच एंश्योर दैट दे मीट द रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन। ठीक है, तो जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो अपने सब्जेक्ट को रिव्यू करते हैं, देन जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होते हैं उससे अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद ही उसे पब्लिश करवाते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द एडिटोरियल कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल कंटेंट है उस पर इम्पैक्ट डाल सकती है। एडवर्टाइजर में एक्सकर्ट इन्फ्लुएंस on the content of a newspaper in exchange for their advertising dollars. Therefore, it's crucial for newspaper to maintain a balance between editorial independence and financial consideration. तो यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है उन्हें एक बैलेंस बना के रखना चाहिए एडिटोरियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल कंसिडरेशन के बीच। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजर होते हैं वो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, कंटेंट ऑफ अ न्यूज़पेपर है उसे एक्सचेंज कर सकते हैं किसमें, एडवर्टाइजिंग डॉलर्स के लिए। वो क्या कर सकते हैं, उसको मांग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो न्यूज़पेपर्स है उन्हें एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। देन न्यूज़पेपर हैव ट्रेडिशनली बीन अ प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन फॉर मैनी पीपल एंड दे हैव लॉन्ग बीन अ पॉपुलर मीडियम फॉर एडवर्टाइजर टू रीच अ लार्ज ऑडियंस। ठीक है, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनका पारंपरिक कार्य क्या होता है, उनका एक प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सिर्फ न्यूज प्रोवाइड करवाना और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाना। तो इसीलिए एडवर्टाइजर के लिए न्यूज़पेपर एक पॉपुलर मीडियम है अपने प्रोडक्ट को सेलिंग के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर उन्हें एक लार्ज ऑडियंस क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। देन न्यूज़पेपर ऑफ्टन हैव अ डेडिकेटेड टीम दैट वर्क विद एडवर्टाइजर टू क्रिएट इफेक्टिव एड्स दैट विल ग्रैब द अटेंशन ऑफ रीडर्स। यानी कि जो न्यूज़पेपर है वो उसके पास एक डेडिकेटेड टीम होती है जो एडवर्टाइजर्स के साथ मिलकर काम करती है और जो उनके एड्स हैं जो उनको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाती है, ताकि जो रीडर्स है उनका तुरंत ही जो ध्यान है उस तरफ खींचा चला जाए, तुरंत ही जो रीडर्स है उनको अटेंशन दे वो एड। ठीक है, एडवर्टाइजर कैन ऑल्सो यूज डाटा ऑन द डेमोग्राफिक्स ऑफ द न्यूज़पेपर रीडरशिप टू टारगेट देयर एड्स टू स्पेसिफाई ग्रुप्स। तो वो उसपे ऐसे डाटा और ऐसी चीजों को यूज करके उसे इतना इफेक्टिव बनाते हैं कि जो लोग हैं उन्हें उनके द्वारा क्या किया जाए, टारगेट किया जाए। अब इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर न्यूज़पेपर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है और उसको एक बहुत ही ज्यादा लार्ज ऑडियंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ स्टोरी बोर्ड? मेक अ स्टोरी बोर्ड फॉर एन एडवर्टाइजमेंट ऑन अ न्यू मोबाइल फोन। यानी कि हमें बताना है कि स्टोरी बोर्ड क्या होता है और फिर हमें नए मोबाइल फोन पर विज्ञापन के लिए यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए एक स्टोरी बोर्ड को बनाना है। सो in introduction, storyboard is a graphic organizer that plans a narrative or for instance a writing objective। यानी कि जो एक storyboard होता है वो एक ऐसा graphic organizer होता है जो भी एक narrative होता है, यानी कि जो भी एक कथा होती है उसके लेखन उद्देश्य को ना बहुत ही प्लानिंग के रूप में यानी कि एक योजना के रूप में बनाता है। देन स्पेशल सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट गुड स्टोरी बोर्ड्स विच आर अ पावरफुल वे टू विजुअली प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें विशेष सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो जानकारी होती है उसे एक बहुत ही पावरफुल वे में रिप्रेजेंट करता है। द लीनियर डायरेक्शन ऑफ द सेल्स इज परफेक्ट फॉर स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लेनिंग अ प्रोसेस एंड शोइंग द पैसेज ऑफ टाइम। जो लीनियर डायरेक्शन होती है वो क्या करती है, अगर लीनियर डायरेक्शन को हिंदी में बोले तो एक वो रेखीय दिशाएं होती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं कि जो भी स्टोरी टेलिंग की चीजें होती है यानी कि स्टोरी को कैसे बताया जाए, उसे एक्सप्लेन कैसे जाए, जो भी उसकी एक प्रोसेस होती है उसको एक छोटे से टाइमिंग क्या कर देती है, शो कर देती है। एट देयर कोर स्टोरी बोर्ड्स आर अ सेट ऑफ सिक्वेंटल ड्राइंग्स दैट टेल अ स्टोरी विद की पॉइंट्स। अ गुड फ्रेम हेल्प्स टू मेक श्योर दैट अ नैरेटिव राइटिंग स्टेज कंसिस्टेंट एंड इट रिप्रेजेंटेड इन अ सर्टेन वे। एंड ड्यूरिंग द स्टोरी बोर्डिंग प्रोसेस demonstrate the ideas you want to put
अक्रॉस टू योर ऑडियंस। यानी कि जो स्टोरी बोर्ड है उसमें जो चित्र होते हैं, ठीक है, अनुक्रमिक चित्रों का एक सेट होता है जो क्या करता है, मुख्य बिंदुओं के साथ हमें एक कहानी बताता है। और फिर इसमें एक जो अच्छा फ्रेम होता है वो ये सुनिश्चित कर देता है, यानी कि वो मेक श्योर कर देता है, हमारी हेल्प करता है किसको, जो भी हमारी कथा है, जो भी हमारा पैसेज है, उसे एक बहुत ही अच्छे वे में बनाने के लिए इसमें एक ऐसे तरीके का यूज किया जाता है जिससे स्टोरी बोर्डिंग के अंदर हम अपने उन विचारों को प्रदर्शित कर सके जो हम दर्शकों के सामने करना चाहते हैं। देन स्टोरी बोर्ड फॉर एन एडवर्टाइजमेंट ऑन अ न्यू मोबाइल फोन, कि हमें कैसे एक स्टोरी बोर्ड लिखना होता है एक एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी भी नए मोबाइल फोन में। अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है ओपनिंग शॉट। तो ओपनिंग शॉट के अंदर क्या होता है, द कैमरा स्लोली जूम्स इनटू अ स्लिक एंड मॉडर्न स्मार्टफोन लाइंग ऑन अ टेबल, द कैमरा फोकसेस ऑन स्क्रीन ऑफ द फोन विच इज टर्न ऑफ। यानी कि जो ओपनिंग शॉट होता है उसमें क्या होता है, जो कैमरा होता है वो धीरे धीरे एक मेज पे रखा हुआ होता है और धीरे धीरे वो क्या करता है, जूम करता है और फिर जो कैमरे पर जो फोन की स्क्रीन होती है वो उस पर फोकस करता है जो कि बंद होती है। देन उसके बाद शॉट 1 की अगर हम बात करें तो शॉट 1, द फोन लाइट्स एज समवन प्रेसेस द पावर बटन, द कैमरा फोकसेस ऑन द स्क्रीन विच डिस्प्लेस द ब्रांड लोगो। यानी कि जैसे कोई पावर बटन को दबाता है वो फोन जल उठता है और जो कैमरा क्या करता है वो स्क्रीन पर फोकस करता है और जो उसका ब्रांड है वो लोगो को दिखाता है, यानी कि जो ब्रांड लोगो है वो प्रदर्शित होता है। देन शॉट नंबर 2 इज द कैमरा जूम्स आउट टू रिवील अ पर्सन होल्डिंग द फोन इन देयर हैंड, दे स्वाइप अप ऑन द स्क्रीन टू अनलॉक द डिवाइस। यानी कि जो कैमरा होता है वो हाथ में फोन पकड़ो उस व्यक्ति को प्रकट करने के लिए जूम आउट करता है और फिर जो वो डिवाइस होता है वो अनलॉक करने के लिए स्क्रीन पर स्वाइप अप करते हैं। देन शॉट 3, द कैमरा फोकसेस ऑन द होम स्क्रीन ऑफ द फोन। जो कैमरा होता है वो क्या करता है, फोन की होम स्क्रीन पर फोकस करता है। द पर्सन टैप्स ऑन एन ऐप आइकन एंड द कैमरा जूम्स इन टू शो द ऐप ओपनिंग। उसके बाद वो पर्सन क्या करता है, उस ऐप आइकन को प्रेस करता है, उसे ओपन करता है और फिर उसके बाद कैमरा क्या दिखाता है, उस ऐप की ओपनिंग को। देन शॉट 4 इज द कैमरा शोज अ क्लोजअप ऑफ द ऐप इन एक्शन, द पर्सन इंटरेक्ट्स विद द ऐप डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स फीचर। यानी कि कैमरा क्या करता है, क्रियाशील ऐप, जो भी वो ऐप होती है उसे क्लोजअप करके दिखाता है, बिल्कुल पास से दिखाता है और जो वो व्यक्ति होता है वो ऐप के साथ इंटरेक्ट करता है और ऐप के जो भी फीचर्स है उसके बारे में बताता है। देन शॉट 5 इज द कैमरा जूम्स आउट टू शो द पर्सन होल्डिंग द फोन इन देयर हैंड, अगेन द टर्न द फोन ओवर टू रिवील द बैक ऑफ द डिवाइस। उसके बाद वो कैमरा क्या करता है, वो कैमरा फिर से हाथ में फोन पकड़े हुए व्यक्ति को दिखाता है, जूम आउट करता है और उसके बाद वो डिवाइस के बैक एरिया को दिखाने के लिए टर्न होता है। देन शॉट नंबर 6 इज द कैमरा फोकसेस ऑन द कैमरा लेंस ऑन द बैक ऑफ द फोन, द पर्सन टैप्स ऑन द कैमरा ऐप एंड द कैमरा जूम्स इनटू शो द फोन ओपनिंग। यानी कि जो कैमरा है वो क्या करता है, फोन के पीछे कैमरे के लेंस पे फोकस करता है, यानी कि जो फोन के पीछे लेंस होते हैं कैमरे के उन पे फोकस करता है और वो व्यक्ति कैमरा ऐप को टैप करता है और उसके बाद वो ऐप खुलता है और देन जो वो कैमरा है वो दोबारा जूम आउट करता है। देन शॉट नंबर 7, द कैमरा शोज अ क्लोजअप ऑफ द कैमरा ऐप इन एक्शन। यानी कि वो जो कैमरा है वो कैमरा ऐप को बिल्कुल क्लोजअप से दिखाता है, बिल्कुल पास से दिखाता है। द पर्सन टेक्स अ फोटो एंड अप्लाइज अ फिल्टर टू इट। और फिर वो इंसान क्या करता है, वहाँ फोटो लेता है और उस पर फिल्टर को अप्लाई करता है। देन शॉट नंबर 8 इज द कैमरा जूम्स आउट टू शो द पर्सन होल्डिंग द फोन इन देयर हैंड, अगेन दे टर्न द फोन बैक ओवर टू रिवील द फ्रंट ऑफ द डिवाइस। उसके बाद जो कैमरा है वो दोबारा जूम आउट करता है और दोबारा उसी इंसान के हाथ को दिखाता है जिसने वो फोन पकड़ रखा होता है। उसके बाद वो फोन दोबारा से पलटा जाता है और फिर फोन का जो फ्रंट होता है, यानी कि जो भी उस डिवाइस का फ्रंट साइड होता है उसे दिखाया जाता है। शॉट नंबर 9 इज द कैमरा फोकसेस ऑन द स्क्रीन ऑफ द फोन अगेन। उसके बाद वो कैमरा दोबारा ही फोन की स्क्रीन पर फोकस करता है। द पर्सन टैप्स ऑन द मैसेजिंग ऐप एंड द कैमरा जूम्स इन टू शो द ऐप ओपनिंग। और उसके बाद वो पर्सन मैसेज ऐप पे टैप करता है और उसके बाद वो कैमरा को जूम करता है और दिखाता है उस ऐप की ओपनिंग को। देन शॉट नंबर 10 इज द कैमरा शोज अ क्लोजअप ऑफ द मैसेजिंग ऐप इन एक्शन, द पर्सन सेंड अ मैसेज एंड रिसीव्स अ रिप्लाई। उसके बाद वो कैमरा उस मैसेजिंग ऐप को बहुत ही पास से दिखाता है और फिर वो पर्सन उस मैसेजिंग ऐप से किसी को मैसेज भेजता है और रिप्लाई को रिसीव करता है। देन शॉट नंबर 11 इज द कैमरा जूम्स आउट टू शो द पर्सन होल्डिंग द फोन इन देयर हैंड। वो दोबारा से वो कैमरा उसी इंसान को दिखाता है जिसने वो फोन पकड़ रखा होता है। दे पुट द फोन इन देयर पॉकेट एंड वॉक अवे। और फिर वो फोन को क्या करता है, अपनी जेब में डालता है और वॉक करके दिखाता है। देन क्लोजिंग शॉट, इसी के बाद हमारा जो वो शॉट होता है वो क्लोज हो जाता है। कैसे, द कैमरा जूम्स आउट टू शो द पर्सन वॉकिंग अवे इनटू द डिस्टेंस। जो कैमरा होता है वो क्या करता है, जूम आउट करता है उस व्यक्ति को और जैसे जैसे वो व्यक्ति दूर जाता है उसको दिखाता रहता है। तो फिर इससे क्या होता है, द फोन रिमेन्स इन देयर पॉकेट एज दे गो अबाउट देयर डे। और ऐसी जो वो डिवाइस की सुविधा और उपयोगिता का प्रदर्शन करते हुए
फोन उनकी जेब में ही रहता है और वो अपने दिन को इसी तरीके से खत्म करते हैं। तो ये हमने एक स्टोरी बोर्ड पढ़ा कि जैसे हमने कोई न्यू फोन लिया है तो उसका स्टोरी बोर्ड किस तरीके से बनाया जाता है, तो ये वही था। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इन एडवर्टाइजिंग। तो हमें क्या करना है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट क्या होती है। देखो, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज्ड टू प्रमोट ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन एंड डिफरेंशियली ब्रांड यूजिंग सेलिब्रिटीज इमेज एंड स्टेटस। सेलिब्रिटी endorses influence customer to buy product. Celebrity help audience to remember the advertisement. ये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ना एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। और इसका यूज क्यों किया जाता है, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। यानी कि जब भी कोई अपने ब्रांड को प्रमोट करवाना चाहता है तो वो क्या करता है कि अपने एडवर्टाइजमेंट मतलब अपनी एड में वो सेलिब्रिटी को यूज करता है कि वो उसके ब्रांड का प्रमोशन करे, उसके ब्रांड को प्रमोट करे। तो इसी को सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कहते हैं। और इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जिसका एडवर्टाइज किसी भी बड़े सेलिब्रिटी ने किया है। तो जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो हेल्प करते हैं ऑडियंस की उस एडवर्टाइजमेंट को याद रखने के लिए। अगर अब हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले तो बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। अब बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी क्या होता है कि जो लोग होते हैं का कोई ना कोई फेवरेट सेलिब्रिटी होता ही है, वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं और उन पर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। जो भी उनके फैंस होते हैं वो उन पे ऑब्वियसली ट्रस्ट करेंगे। सो इफ दे यूज योर प्रोडक्ट इट shows their fans and that is a product worth using and builds trust in your brand। तो अगर जो हमारा प्रोडक्ट है जिसे हम सेलिब्रिटी से प्रमोट करवाना चाहते हैं वो अगर टीवी पे या फिर किसी भी एड में लोग देखेंगे, उनके फैंस देखेंगे, तो वो उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होंगे। ब्रांड के साथ सेलिब्रिटी का नाम जुड़ जाने से ही ना उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जो कस्टमर्स होते हैं वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा जो सेलिब्रिटी है वो यही प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में खरीदते हैं। देन नेक्स्ट इज मेक्स योर ब्रांड स्टैंड आउट। जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी वजह से जो हमारा ब्रांड होता है वो एकदम अलग ही निखर के आता है, एक अलग ही रूप लेता है। कैसे, अगर हमारा ब्रांड किसी भी सेलिब्रिटी द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो फिर हम वैसे ही बाकी के ब्रांड्स के कंपटीशन होते हैं उनसे अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे रिप्रेजेंट करने वाला एक सेलिब्रिटी है। इट ऑल्सो कैन इम्प्रूव एंड रिकॉल मेकिंग कंज्यूमर रिमेंबर योर एड एंड दैट योर ब्रांड इज कनेक्टेड टू देयर फेवरेट सेलिब्रिटी। और ये हमारी किस चीज में हेल्प करता है, ये कंज्यूमर को याद दिलाता है कि ये एड है और ये किससे जुड़ा हुआ है, इस सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है। तो उससे जो हमारा ब्रांड होता है वो काफी प्रमोट होता है। देन नेक्स्ट इज ओपन्स अप न्यू मार्केट। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी भी राइट सेलिब्रिटी को चूज करें अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किसी भी न्यू मार्केट में, तो उससे भी हमारा जो ब्रांड होता है वो काफी प्रमोट होता है। कैसे, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे नाइकी है। जब नाइकी ने अपने टेनिस और ट्रैक को स्पॉन्सर किया था तो उसने किसके साथ पार्टनरशिप की थी, उसने माइकल जॉर्डन के साथ पार्टनरशिप की थी। और ये पार्टनरशिप ना काफी सक्सेसफुल भी रही थी और उनकी कंपनी सिर्फ इस पार्टनरशिप की वजह से, इस प्रमोशन की वजह से बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गई थी। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के। अब अगर हम इनके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले तो सेलिब्रिटीज इमेजेस चेंज। देखो, अगर हम किसी भी सेलिब्रिटी को साइन करते हैं अपने ब्रांड को इंडोर्स करवाने के लिए तो साइन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनके साथ ही मतलब चली आती हैं एकदम से। ठीक है, while this usually means bringing in some of their fan base as customer, it can lead to disaster if a scandal occurs। और अगर किसी उस चीज को लाते वक्त कोई भी ऐसी मतलब घटना घट जाए जिससे उस सेलिब्रिटी पर कोई फर्क पड़े तो हम जो ब्रांड उससे प्रमोट करवा रहे हैं उस पर भी काफी फर्क पड़ता है। जैसे कि a prominent example of this was Tiger Woods in 2009 when rumors of his identity surfaced and brands began to drop him as a sponsor to avoid the backlash from consumers। Nike did not immediately release him a sponsor and lost a customer as a result। तो क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे जो सेलिब्रिटी है उसकी इमेज पे कोई फर्क पड़े तो उससे हमारे ब्रांड पे भी बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करूं तो जो टाइगर वुड्स 2009 में जो टाइगर वुड्स आया था उसमें एक घोटाला हुआ था कोई, तो फिर उससे टाइगर वुड्स ब्रांड को लेके बहुत ज्यादा अफवाहें फैलने लग गई और वो जो ब्रांड था वो काफी एक लो लेवल पे आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा गिर गया। अब उपभोक्ताओं मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनके रिप्लाई से बचने के लिए नाइकी ने उसने उस स्पॉन्सर को रिलीज ही नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि जो भी उसके ग्राहक थे, जो भी उसके कस्टमर्स थे, उसने उनको खो दिया। देन नेक्स्ट इज दे मे ओवरशैडो योर ब्रांड। अब कभी कभी हमारे ब्रांड को ओवरशैडो भी कर सकते हैं, भारी भी पड़ सकते हैं ब्रांड पर। कैसे, इफ
a celebrity is too big, their popularity might instantly overshadow your brand. If the ad focuses too much on the celebrity, it can cut out brand recognition in the minds of consumer. अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत फेमस है, तो जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो तुरंत ही हमारे ब्रांड पर ओवरशैडो कर लेगी, बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी, क्योंकि जब भी हमारा जो वो एड चलेगा, जो भी हमारा ब्रांड है, उस पे जो फोकस है वो किस पे होगा, सबसे ज्यादा फोकस होगा सेलिब्रिटी पे। तो उससे जो हमारे ब्रांड की पहचान है वो ना अपने आप ही कम हो जाएगी और लोगों के दिमाग से निकल जाएगी। तो दिस कैन ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम इफ अ सेलिब्रिटी इज endorsing multiple products at the same time, as they might see the celebrity and associate it with another brand. अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई सेलिब्रिटी एक ही टाइम पे बहुत सारे ब्रांड को, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर कर रहा है, उसको एडवर्टाइज कर रहा है, तो क्या होता है कि जब एक ही सेलिब्रिटी इतने सारे चीजों को एडवर्टाइज करता है तो लोगों के माइंड से जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो डाउन जा सकता है, वो गिर सकता है। ठीक है, अगर वो कभी उस सेलिब्रिटी को याद भी करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे ब्रांड को लेके ही उसे याद करे। उसने इतने सारे ब्रांड्स को एडवर्टाइज किया है तो उनके माइंड में कोई सा भी ब्रांड आ सकता है, तो ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन नेक्स्ट इज इंडोर्समेंट्स आर एक्सपेंसिव। अगर हम कभी भी अपनी किसी भी ब्रांड को प्रमोट करवाएंगे सेलिब्रिटी से तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, उस पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ऑब्वियसली किसी भी सेलिब्रिटी को हम ऐसे ही नहीं बोल सकते, उनको भी उनका एक पैकेज देना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडोर्समेंट होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी जिन्हें हमने डिस्कस किया। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि सेलिब्रिटीज इंडोर्स एडवर्टाइजमेंट आर मोर अट्रैक्टिव देन द नॉन इंडोर्स्ड एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जो सेलिब्रिटी द्वारा एडवर्टाइज किए गए प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चीजें होती है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू नॉन एंडोर्स एडवर्टाइजमेंट, जो सिर्फ ऐसी खाली पेज पर ही छप जाती हैं। ठीक है, और जो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट होती है वो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करती है ब्रांड को, कि अगर हम उनसे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाएंगे, सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो हमें एक लार्ज ऑडियंस देंगे जो हमसे कनेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स ऑफ एडवांटेज दैट टेलीविजन हैज ओवर रेडियो एज अ मींस ऑफ मास कम्युनिकेशन। यानी हमें 4 पॉइंट बताने हैं कि जो टेलीविजन है वो रेडियो से कैसे बहुत ज्यादा बेटर एक मास कम्युनिकेशन है। तो अगर हम बात करें कि टेलीविजन, जैसे कि हम सबको पता है कि टीवी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम कोई भी मूविंग पिक्चर्स देख सकते हैं, उसके अंदर हमें साउंड सुनाई दे सकती है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये संचार की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और एक पॉपुलर फॉर्म है। टीवी प्रोग्राम्स प्रोवाइड न्यूज, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो टीवी प्रोग्राम्स है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं? न्यूज, ठीक है, कोई भी जानकारी, मनोरंजन और भी जो दुनिया की जो बातें हैं वो हमें टीवी बहुत इजीली प्रोवाइड करवा देता है। अब अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें एज कम्पेयर टू रेडियो, तो फर्स्ट इज विजुअल कंटेंट। अब देखो रेडियो में क्या होता है, रेडियो में हम चीजों को देख नहीं पाते, सिर्फ सुन पाते हैं, लेकिन टीवी में ऐसा नहीं होता, बिकॉज टेलीविजन प्रोवाइड्स विजुअल कंटेंट दैट अलाउज व्यूअर्स टू सी व्हाट्स हैपनिंग। क्योंकि जो टेलीविजन है वो लोगों को विजुअल कंटेंट प्रोवाइड करवाता है जिससे वो इजीली देख सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। देन दिस मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड एंगेज विद द कंटेंट, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स और विजुअल टॉपिक्स सच एज न्यूज, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। और इससे जो भी न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की जो भी कंटेंट होता है, जो भी चीजें होती हैं, उन्हें हम इजीली समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें देख पा रहे हैं, तो हमें पता है कि वहाँ क्या चल रहा है। देन नेक्स्ट इज ग्रेटर ऑडियंस रीच। अगर हम रेडियो से कंपेयर की बात करें, कंपेरिजन ले टेलीविजन का, तो जो टेलीविजन है उसके पास एक ग्रेट ऑडियंस है जो कि टेलीविजन देखना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक इफेक्टिव मीडियम है जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स, ब्रॉडकास्ट होते हैं जिसमें जो बहुत बड़ी जनसंख्या है वो इसमें इंटरेस्ट लेती है इसे देखने में। ठीक है, लोग उसी चीज को प्रेफर करेंगे जो उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। रेडियो में सिर्फ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए ज्यादा लोग उसे नहीं सुनते, कुछ लोग ही सुनते हैं। लेकिन अगर आपको आवाज के साथ साथ सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं तो सब लोग किसे रेफर करते हैं? अपने लिए सिर्फ वो टेलीविजन को ही प्रेफर करते हैं। देन नेक्स्ट इज बेटर एडवर्टाइजिंग। अब जो टेलीविजन है वो एक बेटर एडवर्टाइजिंग का भी ऑप्शन है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। क्यों? क्योंकि टेलीविजन से एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या जुड़ी हुई होती है जो उसे देखती है। तो जो भी टेलीविजन के एड्स होते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ब्रांड को, तो जो ऑडियंस है जो देखती है वो उस एड को प्रमोट कर सकती है, वो बहुत ज्यादा जो एड है वो पॉपुलर हो सकता है। देन नेक्स्ट इज इन इंटरएक्टिव कैपेबिलिटीज। मॉडर्न टेलीविजन सेट्स कम विद इंटरएक्टिव कैपेबिलिटीज सच एज स्मार्ट टीवीज दैट अलाउ व्यूअर्स टू एंगेज विद द कंटेंट इन रियल टाइम। हम
देख रहे हैं कि आप जो मॉडर्न टीवीज है उसमें स्मार्ट टीवीज आ चुके हैं, यानी कि हम अपने फोन से भी उसे बहुत इजीली कनेक्ट करके वो चीज देख सकते हैं जो हमें देखनी हो। पहले कैसा होता था, जैसे अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल दूं सोनी मैक्स का, ठीक है, सोनी मैक्स पे कोई मूवी आ रही है लाइक सूर्यवंशम आ रही है तो आप वही देखोगे। लेकिन अगर अब जो स्मार्ट टीवीज आए मॉडर्न टेलीविजन में, उसमें क्या है, आपका जो मन कर रहा है आप वो देख सकते हो। उससे स्ट्रीमिंग करना होता है किसी भी सोशल मीडिया से। अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो भी आप इजीली उन स्मार्ट टीवीज में खेल सकते हो। तो ये भी बहुत ज्यादा एक हमारे लिए कंफर्टेबल जोन हो चुकी है। देन नेक्स्ट इज हाई प्रोडक्शन वैल्यूज। अब अगर हम बात करें जैसे कि रेडियो से ज्यादा जो टीवी प्रोग्रामिंग है उसमें हायर प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू होती है। कैसे, जो क्या करती है, जो भी टीवी में जो भी कंटेंट आता है वो क्या होता है, बिल्कुल हायर क्वालिटी का होता है, जिसे देखने में जो व्यूवर्स है उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। देन नेक्स्ट इज सोशल एक्सपीरियंस। अब जो टेलीविजन है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो सोशल एक्सपीरियंस भी शेयर करता है जो कि एक रेडियो नहीं कर पाता था। ठीक है, पीपल गैदर अराउंड द टेलीविजन टू वॉच देयर फेवरेट शो। अब जो लोग है वो टेलीविजन के चारों ओर बैठ जाते हैं अपने फेवरेट शो को देखने के लिए, जो न्यूज आ रही है उसको डिस्कस करते हैं, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को देखते हैं, अपनी फेवरेट टीम को जिताते हैं। तो इससे क्या होता है, एक कम्युनिटी जहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर होते हैं, वैसा रेडियो में नहीं हो पाता था। ठीक है, ऐसा कोई सेंस ऑफ कम्युनिटी वहाँ पे क्रिएट हो ही नहीं पाता था, इसीलिए टीवी बहुत ज्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू रेडियो। नेक्स्ट इज टाइम शिफ्टेड व्यूइंग। अब टेलीविजन हमें एक और बहुत बेस्ट फीचर प्रोवाइड करता है और वो फीचर है टाइम शिफ्टेड व्यूइंग। लाइक टेलीविजन अलाउज व्यूअर्स टू रिकॉर्ड एंड वॉच देयर फेवरेट शो एट अ लेटर टाइम। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अवेलेबल विद रेडियो विच इज जनरली लाइव एंड नॉट रिकॉर्डेड। अब क्या होता था कि जो रेडियो है वहां पे जो एक बार शो आ रहा है वो लाइव आता था, वो रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन टीवी ने हमें एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करवाया जिसमें क्या होता है कि अगर हम इस टाइम बिजी हैं और हमारा कोई फेवरेट शो आ रहा है तो हम उसे वॉच इट लेटर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जब हम अपने काम से फ्री हो जाएंगे तो हम इजीली अपने फेवरेट शो को देख सकते हैं क्योंकि वो पहले से रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता था, तो ये भी एक टेलीविजन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि टेलीविजन इज अ ऑडियो विजुअल मीडियम जिसमें हम सुन भी पाते हैं और देख भी पाते हैं। टेलीविजन एक ऐसा मीडियम था, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मीडियम था मास मीडिया का, जो हर एक सोसाइटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। दिस मीडियम कुड क्रॉस द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड द रेडियो एंड शो द एक्चुअल विजुअल्स ऑफ एन इवेंट टू पीपल। इसने न्यूज़पेपर और रेडियो की बहुत सारी कमियों को पीछे छोड़ते हुए ऐसे सीन्स क्रिएट किए जिसमें लोग इजीली समझ पाते हैं कि ये घटना घट रही है तो वो उस घटना का सेंस है क्या, इजीली उस चीज को देख पाते हैं। तो ये टेलीविजन की कुछ एडवांटेज थी जो हमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती हैं। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल ओवर अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हमें बताना है कि जो ईमेल है वो अदर इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन के जो मीन्स है उससे बेस्ट कैसे है। तो हमें इसके कुछ एडवांटेजेस बताने हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ईमेल जो है वो एक पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्यों है। तो देखो, सबको पता है कि जो ईमेल है वो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मोड है कम्युनिकेशन का आज की डिजिटल एरिया में। ठीक है, देयर आर नंबरस एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल। और अगर हम किसी भी ईमेल को यूज कर रहे हैं तो उसकी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है आज के टाइम में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ईमेल है वो बहुत ही ज्यादा एसेसिबल होती है, बहुत ईजी होता है उस पर कुछ भी करना। बस हमें एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, उसके बाद हम कहीं पे भी बैठे बैठे किसी भी इंसान को मैसेज कर सकते हैं, अपना वर्क घर बैठे भी चला सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है किसी भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। देन जो ईमेल है वो एक कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन होती है जिसका यूज किस लिए होता है, मैसेज का एक्सचेंज करने में। एक दूसरे जो यूजर्स होते हैं कि मैं किसी को ईमेल करूं देन वो मुझे रिप्लाई में वो जो मैं चाहती हूँ वो मुझे दे। ईमेल है वो बहुत ही मतलब एक कन्वीनियंट एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें हम मैसेजेस का क्या करते हैं, एक्सचेंजेस करते हैं। ये एक वर्ल्ड वाइड ईमेल नेटवर्क है जो लोगों को अलाउ करता है कि वो कोई भी मैसेज तुरंत ही बिल्कुल क्विकली घर बैठे कर सके। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट ब्रॉडकास्ट, ट्रांसमिटेड, स्टोर और व्यूड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज कंप्यूटर, फोन्स, ईमेल्स एंड वीडियो, बट ईच हैज स्पेसिफिक यूजेस एंड इट्स बेटर सुइटेड फॉर सर्टेन सिनेरियोज। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, ये भी कम्युनिकेशन की एक फॉर्म होती है जिसमें जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं जैसे कि कंप्यूटर हो गए, फोन हो गए, ईमेल हो गई, कोई वीडियो हो गई, इनके द्वारा हम किसी भी चीज को, कोई भी प्रसारित कार्यक्रम को, कोई भी किसी भी ब्रॉडकास्ट को इजीली देख सकते हैं। लेकिन इन सबके लाइक कंप्यूटर, फोन, ईमेल, वीडियो, सबके जो यूजेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। देन अगर हम अब एडवांटेजेस की बात करें ईमेल की, तो
फर्स्ट इज एफिशिएंसी, यानी कि जो ईमेल है वो एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वे है, बहुत ही एक इजी वे है कम्युनिकेट करने का, क्योंकि बिकॉज यू कैन सेंड द सेम मैसेज टू मल्टीपल रेसिपिएंट एट वंस। इट ऑल्सो अलाउज यू टू अटैच फाइल सच एज डॉक्यूमेंट और इमेजेस विच कैन बी इजीली शेयर्ड। ये बहुत इजी वे कैसे है कम्युनिकेट करने का, क्योंकि हम एक ही मैसेज एक ही बारे में बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, और ये ईमेल हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, उस मैसेज के साथ हम अपनी फाइल्स को भी अटैच कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, कोई इमेज अटैच कर सकते हैं, जिसे हम इजीली शेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज रिकॉर्ड कीपिंग। अब रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है कि जो ईमेल है वो कम्युनिकेशन में एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। हमने कोई भी कम्युनिकेट किया किसी के भी साथ भी, वो ईमेल में सेव्ड हो जाता है, हम उसे इजीली सर्च कर सकते हैं जब भी हमें उसकी जरूरत हो। ये सबसे ज्यादा कौन से एरिया में यूजफुल होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन में, ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी कोई बिजनेस कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेट होता है बिजनेस स्टडीज का, तो एक रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए किसी भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन का, या भी जो भी डिसीजन उस डिस्कशन में लिए गए हैं, तो जो ईमेल्स होती है वो उस रिकॉर्ड को कीप करती हैं। देन प्रोफेशनलिज्म, अगर ईमेल की बात करें तो वो एक प्रोफेशनल मोड है कम्युनिकेशन का। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादातर यूज होता है बिजनेस और फॉर्मल कम्युनिकेशन में। दिस इज बिकॉज इट अलाउज यू टू फॉर्मेट योर मैसेजेस इन अ वे दैट लुक्स प्रोफेशनल। क्यों? क्योंकि ये हमें एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है, हमें एक ऐसी अलाउमेंट देता है कि हम जिस तरीके से चाहते हैं अपने उस मैसेज को उसी फॉर्मेट में लिखकर उसे बिल्कुल ही प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, और हम अपने सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हैं अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स के साथ ईमेल के अंदर, तो जिससे वो बिल्कुल ही प्रोफेशनलिज्म लगता है। देन असेसिबिलिटी, जो ईमेल होती है उन्हें हम कहीं से भी एसेस कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल्स इजीली असेस हो जाती है एनीवेयर, यानी कि किसी भी जगह से, विद एन इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन इंटरनेट कनेक्शन वहां पर होना चाहिए, मेकिंग इट इजी टू स्टे कनेक्टेड विद कलीग्स, क्लाइंट्स एंड फ्रेंड्स। और इसके द्वारा क्या होता है कि हम इजीली अपने कलीग से, क्लाइंट से, और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक योर ईमेल ऑन योर स्मार्टफोन और टैबलेट, विच मीन्स यू कैन स्टे अप टू डेट इवन व्हेन यू आर ऑन द गो। और हम इजीली अपनी जो ईमेल होती है अपने स्मार्टफोन में, अपने जो टैबलेट फोन है उसमें आराम से देख सकते हैं। हमें जिस डेट की ईमेल देखनी है, हम उस डेट को अगर सर्च करें तो उस डेट की ईमेल हम देख लेंगे, तो उसमें भी हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इजीली ये हमें प्रोवाइड करवा देती है। देन नेक्स्ट इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ईमेल्स आर जनरली मोर प्राइवेट एंड सिक्योर देन अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एज सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग। जो ईमेल्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट और सिक्योर फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, अगर हम कंपेयर करें किसी भी सोशल मीडिया ऐप से या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप से। वो तो फिर भी इजीली हमारी प्राइवेसी को हार्म कर देते हैं, लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं होता, बिकॉज ईमेल्स आर यूजुअली इनक्रिप्टेड, विच मीन्स दैट दे आर मोर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट एंड रीड बाय अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि जो ईमेल्स है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि जो कोई दूसरा बंदा आए और वो हमारी ईमेल्स को पढ़ सके, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ईमेल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा इनक्रिप्टेड होती हैं। एट लास्ट इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि ईमेल्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस ओवर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कि जो ईमेल है वो अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के हिसाब से बहुत ही बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि ये फास्टर है, बहुत मोर एसेसिबल है, हमारे लिए एफिशिएंट है, प्रोफेशनल लुक देती है, और सिक्योर वे टू स्टे कनेक्ट विद अदर्स, और हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है जिससे हम किसी भी दूसरे बंदे के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 is news media in the present time credible? What are some of the challenges it faces? Discuss with at least वन एग्जाम्पल। तो हमें बताना है कि जो न्यूज मीडिया है उसने विश्वसनीयता यानी कि जो अपना ट्रस्ट है वो खो दिया है वर्तमान समय में, और अगर ऐसा है तो क्या क्या चैलेंजेस है जो आज की न्यूज मीडिया को फेस करना पड़ रहा है, हमें एक एग्जाम्पल के साथ उसे बताना है। तो पहले अगर हम बात करें कि न्यूज मीडिया क्या होती है, तो न्यूज इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स। हमें पता है कि न्यूज हमें जो भी करंट इवेंट्स या करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है, और ये किस किस के थ्रू प्रोवाइड करवा सकती है, वर्ड ऑफ माउथ, प्रिंटिंग के द्वारा, पोस्टल सिस्टम के द्वारा, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, ये हमें किसी भी इवेंट की जानकारी प्रोवाइड करवा सकती है। वहीं अगर हम क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज मीडिया की बात करें तो in prudence time can vary depending on the specific media outlet, the topic being covered, and the individual biases and experience of the audience consuming the news। तो देखो वर्तमान समय में जो ये विशिष्ट मीडिया आउटलेट है इसमें जो भी विषयों को, जो भी टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है उससे जो दर्शकों की उस पर प्रतिक्रिया है वो उनके एक्सपीरियंस के कंपेयर्डनेस में बहुत ज्यादा अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। देन अगर हम क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज मीडिया की बात करें तो सबसे पहले तो बायस,
New media can be biased towards a particular political or social ideology which can affect the credibility of their reporting. It's important to consume news from multiple sources to get a balanced perspective. ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर समाचार मीडिया किसी विशेष राजनीतिक पार्टी या फिर किसी भी सामाजिक विचारधारा के प्रतिपक्ष में है, ठीक है, या उसके पक्ष में नहीं है, उसी को ब्लेम कर रही है या फिर उसी का साथ दे रही है, तो इससे भी जो उनकी रिपोर्टिंग होती है, लोग उस पे ट्रस्ट करना कम कर देते हैं। ये भी लोगों को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है? तो इसीलिए जब भी हमें कोई न्यूज़ बनानी चाहिए, तो हमें उसमें मल्टीपल सोर्सेज़ का यूज़ करना चाहिए और जो भी दृष्टिकोण है, उसे बैलेंस रखना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ मिसइन्फॉर्मेशन। अब सोशल मीडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, बहुत ही ईज़िली कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है, यानी कि फैल जाती है और फेक न्यूज़ बन जाती है। इससे भी जो लोगों का ट्रस्ट है वो कम हो रहा है। अगर हम फैक्ट चेकिंग यानी कि तथ्य जाँच की बात करें, तो many news organization have fact checking processes in place to ensure that the information they report is accurate. However, errors can still occur and correction are not always prominently displayed. तो क्या होता है, इसमें आज भी कई जो समाचार संगठन है उनके पास तथ्य जांच यानी कि फैक्ट चेकिंग की प्रोसेस तो होती है, जिससे वो ये पता करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिपोर्ट की है वो ठीक है या नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई जो गलती है वो रह जाती है और हर बार इसका करेक्शन नहीं हो पाता, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। देन सेंसेशनलिज्म। अब सनसनीखेज़ हमें पता है, सुनते ही दिमाग में ऐसा आ जाता है पता नहीं कौन सी खबर आई होगी। सम न्यूज़ आउटलेट्स prioritize sensation headlines and stories over accuracy which can erode their credibility. अब क्या होता है, कुछ समाचार आउटलेट सटीकता से अधिक सनसनीखेज सुर्खियों और कहानियों को प्रायोरिटी देते हैं, सिर्फ ऐसे ही स्टोरीज को प्रायोरिटी देते हैं जो सनसनीखेज होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा सेंसेशनल हेडलाइंस होती हैं, तो इससे भी जो उनका ट्रस्ट होता है वो कम होता है। देन फाइनेंशियल प्रेशर यानी कि वित्तीय दबाव। मैनी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन फेस फाइनेंशियल प्रेशर दैट कैन अफेक्ट द रिपोर्टिंग, क्योंकि कई समाचार संगठन वित्तीय दबावों का, फाइनेंशियल प्रेशर का सामना करते हैं, तो इससे भी उनकी रिपोर्टिंग पर काफी प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दे में रिले ऑन एडवर्टाइजर फॉर रेवेन्यू विच कैन इन्फ्लुएंस द स्टोरीज दे चूज टू कवर और हाउ दे रिपोर्ट ऑन दैम। उदाहरण के लिए वे राजस्व के लिए यानी कि रेवेन्यू के लिए एडवर्टाइजर पर डिपेंड हो सकते हैं, जो उनकी स्टोरीज को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो इसी तरीके से ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ट्रस्ट को। देन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। अब अगर हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो मैनी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन अडेयर टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म विच इंक्लूड एक्यूरेसी, यानी कि कई समाचार संगठन है वो पेशेवर मानकों का पालन करते हैं पत्रकारिता की, जिसमें बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी होती है, यानी कि सटीकता होती है, फेयरनेस, निष्पक्षता होती है। व्हेन दिस स्टैंडर्ड आर फॉलो, जब इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है तो जो न्यूज मीडिया होती है वो एक रिलेवर सोर्स यानी कि ऐसा सोर्स बन जाती है जानकारी का, इंफॉर्मेशन का, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें जो न्यूज मीडिया चैलेंजेस फेस करती है, तो सबसे पहले तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स यानी कि राजस्व धाराएं। ट्रेडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉर न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्रिंट एंड टीवी एडवर्टाइजिंग हैव डिक्लाइंड इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू द राइज ऑफ डिजिटल मीडिया। न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू सस्टेन देयर ऑपरेशन, यानी कि डिजिटल मीडिया के उदय के कारण हाल ही के वर्षों में प्रिंट और टीवी एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं, जो उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है कुछ सालों में। इसीलिए समाचार मीडिया संगठन यानी कि जो न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने संचालन को, अपने रेवेन्यू को सस्टेन करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज ढूंढते हैं ताकि उन्हें रेवेन्यू मिल सके। अगर अब हम कंपटीशन की बात करें तो जो डिजिटल मीडिया है उसको काफ़ी कंपटीशन को भी फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब इस मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं, यानी कि आज बहुत सारे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और यूज कर रहे हैं इसको। तो फॉर एग्जाम्पल हैव बिकम मेजर रिसोर्सेज ऑफ न्यूज फॉर मैनी पीपल, टेकिंग अवे ऑडियंस एंड एड रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिशनल न्यूज आउटलेट्स। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतने लोग आ चुके हैं तो वो जो न्यूज सोर्सेज प्रदान करते हैं, वो जिस तरीके से न्यूज को दिखाते हैं, तो जो ऑडियंस है अब वो उस और ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, तो ये चैलेंज भी इनको फेस करना पड़ रहा है। देन ट्रस्ट इशू। पब्लिक ट्रस्ट इन न्यूज मीडिया हैज डिक्लाइंड इन रिसेंट ईयर्स। हम कुछ सालों में देख सकते हैं जो पब्लिक है उनका जो न्यूज मीडिया पे ट्रस्ट है वो काफी गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ परसीव्ड बाइस, सेंसेशनलिज्म एंड एरर्स इन रिपोर्टिंग। ठीक है, जो न्यूज में जो गलतियां आ रही है, जो सनसनीखेज खबरें आ रही है, तो इनके द्वारा भी जो पब्लिक का ट्रस्ट है न्यूज मीडिया पे वो काफी कम होता जा रहा है। तो दिस मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर न्यूज मीडिया
मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट एंड रिटेन ऑडियंस। तो अब न्यूज मीडिया के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, बहुत कठिन हो चुका है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे और अपनी ऑडियंस को रुझाए। देन नेक्स्ट इज डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन क्या होता है? द प्लोरिफरेशन ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज ऑनलाइन हैज मेड इट मोर डिफिकल्ट फॉर न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्टिंग्विश themselves are reliable sources of information. This has also contributed to the erosion of public trust in news media. अब अगर हम इसकी बात करें तो जो डिसइंफॉर्मेशन है, आजकल क्या होता है, फेक न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है और इसका जो प्रभाव पड़ता है वो न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है, क्योंकि उनका खुद को ये शो करना कि नहीं जो हम दिखा रहे हैं उसमें प्योरिटी है, वो बिल्कुल ठीक है, आजकल ये प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई भी फेक न्यूज और जो एरर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस वजह से भी जो पब्लिक का ट्रस्ट है न्यूज मीडिया पर वो काफी डाउन हो जाता है। देन पॉलिटिकल प्रेशर। इन सम कंट्रीज न्यू मीडिया ऑर्गेनाइजेशन फेस पॉलिटिकल प्रेशर एंड सेंसरशिप विच कैन लिमिट देयर एबिलिटी टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन इशू एंड होल्ड दोज इन पावर अकाउंटेबल। अब क्या होता है, कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पर मीडिया पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा जाता है, उनको उनकी लिमिट्स बताई गई होती है, तो वो इस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में होते हैं, एक राजनीतिक दबाव में होते हैं, वैसी खबरों को नहीं छाप सकते। जो कोई एक इशू बनाए गवर्नमेंट की शक्ति पे या कुछ भी, वो उस पे क्या करते हैं, पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो उस पे सेंसरशिप लगा देते हैं। तो ये भी रीजन है जिससे मीडिया डाउन हो रही है। देन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। अब इसमें जो कुछ तकनीकी चैलेंजेस है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो समाचार मीडिया संगठन होते हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बहुत रैपिडली ग्रो अप कर रहे हैं। तो इससे वो दर्शकों तक पहुंचने के लिए, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो डिफरेंट मटेरियल है या डिफरेंट कंटेंट है उन्हें डेवलप कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इसके लिए टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज की नीड होगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना तो मेन होगा। तो ये भी कुछ तकनीकी चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें क्रेडिबल न्यूज मीडिया का, तो वन एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिबल न्यूज आउटलेट इज द न्यूयॉर्क टाइम्स विच हैज अ रेपुटेशन फॉर इन डेप्थ रिपोर्टिंग, फैक्ट चेकिंग, commitment to journalist ethics. The New York Times has won numerous Pulitzer Prizes for its investigative journalism and is considered one of the most respected news sources in the वर्ल्ड। अगर एक विश्वसनीय समाचार आउटलेट के उदाहरण की बात करें हम, तो न्यूयॉर्क टाइम्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जो वो डीप रिपोर्टिंग के लिए जो भी उनके फैक्ट चेकिंग होती थी, जो भी उनकी कमिटमेंट होती थी, जो जर्नलिस्ट उनके एथिक्स होते थे, नैतिकता होती थी, वो काफी ज्यादा बेस्ट होती थी, ठीक है, उनकी काफी ज्यादा इज्जत होती थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स यानी कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स थी, उन्होंने अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए, अपने जो जर्नलिज्म है उनके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्राइजेस जीते थे, और न्यूयॉर्क टाइम्स को दुनिया के सबसे सम्मानित समाचारों में से एक माना जाता है। तो ये होती है क्रेडिबल न्यूज आउटलेट, ठीक है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द न्यूज मीडिया रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ दोज इन पावर एंड गिविंग अ वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। जो न्यूज मीडिया है वो लोकतांत्रिक समाज में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सरकार की पारदर्शिता लोगों को दिखाता है, अकाउंटेबल बनाता है गवर्नमेंट को। पर आज जो ये फेक न्यूज और जो बाकी की जो चीजें हैं वो इसके ट्रस्ट को कम कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ हैज सोशल मीडिया डेमोक्रेटाइज द डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लेड टू द फेक न्यूज इंडस्ट्री। यानी कि सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार को किस प्रकार से लोकतांत्रिक बना दिया है और इससे किस प्रकार नकली समाचार उद्योग का नेतृत्व किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया रेफर करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, जहां लोग चीज़ों को क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करते हैं और आइडियाज़ बताते हैं एक दूसरे को, राय लेते हैं एक दूसरे से, कंटेंट शेयर करते हैं और इस नेटवर्क के साथ जुड़कर बातचीत करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और भी कई मल्टीमीडिया शेयरिंग साइट्स हैं, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ऐप्स ही प्रोवाइड करवाता है। इसमें मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और स्नैपचैट भी है, जहां हम इजीली किसी से भी एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, स्नैपचैट पे उन्हें स्नैप भेज के चीज़ें इजीली शेयर कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। देन अगर हम बात करें सोशल मीडिया डेमोक्रेटाइज द डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसमें फर्स्ट है सोशल मीडिया हैज डेमोक्रेटाइज द डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। यानी कि सोशल मीडिया ने वैश्विक दर्शकों के साथ अपने विचारों और जो भी थॉट्स हैं आपस में साथ में बांटने के लिए लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। इसी वजह से लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिला है। अब इन प्लेटफॉर्म पे लोग क्या करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया जिस तरीके से बढ़ रही है
तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्राइमरली डिसमिनेटेड थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो। यानी कि जब सोशल मीडिया राइज नहीं हुई थी, नहीं आया था सोशल मीडिया, तो फिर हमें जानकारी कहाँ मिलती थी? हमें समाचार पत्रों पर, टेलीविजन पर, रेडियो जैसे जो ट्रेडिशनल मीडिया होती थी, हम वहाँ इजीली देख पाते थे इन सारी चीज़ों को। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया आया है, इस छोटे से ग्रुप ने, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन ने इस तरीके से हम पे कंट्रोल कर लिया है कि अब जो है ट्रेडिशनल मीडिया, इसका यूज बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है। देन विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, individual from all walks of life can now create and share their own content with a potential global audience। यानी कि अब जब से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एडवेंट हुआ है, कौन से प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ लोग आराम से घर में बैठ के अपनी मर्जी से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अपना खुद के कंटेंट्स बना सकते हैं और एक ग्लोबल ऑडियंस यानी कि विश्व स्तर पर उसे शेयर कर सकते हैं। दिस हैज अलाउड फॉर मोर डाइवर्स रेंज ऑफ वॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव टू बी रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक स्फेयर एंड हैज इनेबल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज टू हैव अ ग्रेटर से इन शेपिंग द पब्लिक डिस्कोर्स। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी को अलाउ करता है अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए पब्लिकली। देन नेक्स्ट इज with the ability to share news articles, videos, other forms of media at the click of button, individual can quickly and easily spread information to their social networks, helping to raise awareness and ड्राइव चेंज ऑन इम्पॉर्टेंट इशू। यानी कि जो सोशल मीडिया पर ये एबिलिटी है कोई भी न्यूज़ शेयर करने की, कोई वीडियो शेयर करने की, तो उससे क्या हुआ है, जैसे एक बटन दबाओ हम कुछ भी क्विकली कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली शेयर कर देते हैं। इससे क्या हेल्प हुई है कि जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज है सोशल मीडिया द्वारा उन्हें रेज किया जा सकता है, उन्हें उठाया जा सकता है। देन सोशल मीडिया लेड टू द फेक न्यूज इंडस्ट्री। अगर फेक न्यूज इंडस्ट्री की बात करें कि किस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर फेक न्यूज की ग्रोथ हुई है, तो उसमें सबसे पहले है वायरल शेयरिंग। आज हम देखते हैं कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कोई भी जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली शेयर हो जाता है और इजीली जो भी हमारे फॉलोवर्स होते हैं, फ्रेंड होते हैं और फैमिलीज होती है, उन सबको इजीली दिख जाता है। ठीक है, तो जो ये फेक न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा फैलती है बिना वेरिफिकेशन के। देन लैक ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी कंटेंट डाला गया उसकी चेकिंग ना होना। दे आर नॉट एक्यूपाइड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एवरी पीस ऑफ कंटेंट। ठीक है, वो हर कंटेंट के हर एक चीज़ को चेक नहीं कर सकते, तो जो भी शेयर किया जा रहा है, तो इससे क्या होता है, जो फेक न्यूज़ है वो बहुत ही ईजिली स्प्रेड हो जाती है और उन्हें फैलाने के लिए कोई रुकावट भी नहीं आती बीच में, तो वो बहुत ही जल्दी वायरल हो जाती है, शेयर हो जाती है। देन एल्गोरिथम बायस। Social media algorithms are designed to show user content that they are likely to engage, which means that fake news stories are often promoted more than legitimate news stories। अब जो ये एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह है, इसमें क्या होता है कि जो सोशल मीडिया है वो एल्गोरिथम ने ऐसे डिज़ाइंस को लोगों को, उपयोगकर्ताओं को शो किया है, ऐसे कंटेंट को दिखाने के लिए उन्हें डिज़ाइन किया गया है जिसके साथ वो बहुत ईजिली जुड़ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि जो फेक न्यूज़ है वो तो बहुत जल्दी ही प्रमोट हो जाती है एज कम्पेयर टू कोई भी लेजिटिमेट न्यूज़। यानी कि जो भी कोई वैध समाचार है उससे ज़्यादा अधिक प्रचार किसका हो जाता है, फेक न्यूज़ का। फेक न्यूज़ जल्दी और ईजिली प्रमोट हो जाती है। देन मोनेटाइजेशन। जो भी फेक न्यूज़ वेबसाइट ऑफ्टन यूज सोशल मीडिया टू ड्राइव ट्रैफिक टू देयर साइट्स वेयर दे कैन मेक मनी थ्रू एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। यानी कि जो नकली समाचार वेबसाइटें होती हैं वो क्या करती है, अपने साइटों पर ज़्यादा लोगों को लाने के लिए, उस पर ट्रैफिक लाने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करती है। इससे क्या होता है कि जो भी वो एडवर्टाइज करती है उससे बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू को पा सकती है, यानी कि मनी कमा सकती है। वो उसके लिए क्या करती है, कोई भी फेक न्यूज़ को प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है और गलत गलत खबरें फैला देती है। In conclusion, we can say that the viral nature of social media and lack of verification mechanism have created an environment where fake news can spread rapidly and widely। यानी कि जो वेरिफिकेशन नहीं हो पाती और सोशल मीडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे इन्वायरमेंट में कोई भी जो फेक न्यूज़ है वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है। तो ये सोशल मीडिया की कंपनीज हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ स्टेप्स ले और जो ये फेक न्यूज़ की स्प्रेडनेस है उसको प्रिवेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ रेडियो फीचर ऑन द थीम ऑफ सेव वाटर फॉर ऑल। तो हमें रेडियो फीचर के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है और स्क्रिप्ट किस पे लिखनी है, सेव वाटर फॉर ऑल पे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन राइटिंग, जिसे स्क्रिप्ट राइटिंग जिसे हम स्क्रीन राइटिंग भी कहते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्टोरीज इन द स्क्रीन प्ले मीडियम। ये कहानी लिखने की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसे स्क्रीन प्ले मीडियम यानी कि
कि स्क्रीन प्ले माध्यम से दिखाया जाता है। स्क्रिप्ट राइटिंग इज अ राइटिंग डाउन द मूवमेंट, एक्शंस, एक्सप्रेशन एंड डायलॉग ऑफ द कैरेक्टर्स इन स्क्रीन प्ले। इसके अंदर हम स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कैरेक्टर होता है उसके डायलॉग, उसके एक्शन, उसके जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके जो भी मूवमेंट्स होते हैं, उनको एक स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में हम उसे प्रस्तुत करते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नोवेल, अ पोएम और अ एसे इज एंटायरली डिफरेंट देन स्क्रिप्ट राइटिंग। जो ये प्रोसेस होती है कोई भी नॉवल लिखने की, पोएम लिखने की, एसे लिखने की, ये स्क्रिप्ट राइटिंग से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि हमें स्क्रिप्ट लिखनी है सेव वाटर फॉर ऑल पे। एग्जाम में कोई भी करंट टॉपिक भी उठ के आ सकता है, वो कोई भी टॉपिक दे सकता है आपको, जैसे कि यहाँ पे सेव वाटर फॉर ऑल दे रखा है, क्या पता वहाँ पर कोई न्यू टॉपिक दे दे जो भी करंट इश्यूज से रिलेटेड होता है या इन्वायरमेंटल से रिलेटेड होता है, तो वो कुछ भी ऐसे दे सकता है जो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसकी स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले ओपनिंग म्यूजिक इस वर्ड का यूज करना होता है। देन उसके बाद हमें स्क्रिप्ट राइटिंग में एक कंटेंट फ्रेम करना होता है, जैसे कि यहाँ पे एंकर ने कर रखा है वेलकम टू अवर रेडियो फीचर ऑन थीम ऑफ सेव वाटर फॉर ऑल, यानी कि स्वागत है आप सभी का रेडियो फीचर में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं सेव वाटर फॉर ऑल की, यानी कि जल को सबके लिए बचाने की। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज वी हैव ऑन दिस प्लेनेट, यानी कि हमारे पास जो पानी है, जो जल है, वो सबसे ज्यादा बहुमूल्य संसाधन है इस प्लेनेट में, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वेस्टेड। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि इसे ही सबसे ज्यादा वेस्ट किया जाता है। तो इसी फीचर में, इसी कंटेक्स्ट को आगे रखते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर, यानी कि जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए और ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे जो वाटर है उसे कंजर्व किया जा सकता है। तो ये एक कंटेंट है, हमेशा कुछ भी जब भी स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, कोई भी टॉपिक हो, चाहे सेव वाटर फॉर ऑल है, चाहे कैसा कोई भी न्यू टॉपिक हो, हमें सबसे पहले उसकी बॉडी को फ्रेम करना होता है। तो ये कंटेंट आता है जिसमें सबसे पहले हम वेलकम करते हैं ऑडियंस का अपने रेडियो चैनल पे। देन उसके बाद हम 2 से 3 लाइन में बताते हैं कि इस रेडियो फीचर में, इस थीम के अंदर हम किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद से ये स्क्रिप्ट शुरू हो जाती है, जैसे कि एंकर ने दोबारा यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिख रखा है कि हमें पता है कि 3% वर्ल्ड का जो वाटर है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है और 1% ऐसा है जो ह्यूमन यूज के लिए असेसिबल है, और जिस तरीके से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसके अकॉर्डिंग, उसके मुकाबले हमें अपना जो पानी का रिसोर्स है उसे तुरंत ही कंजर्व करना चाहिए। देन जो लास्ट लाइन है, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइनिंग अस टुडे इज अवर वाटर कंजर्वेशन एक्सपर्ट मिसेस जैन स्मिथ, वेलकम मिस स्मिथ। जब भी कोई स्क्रिप्ट ऐसे इस थीम पर लिखने को आती है तो हम किसी भी एक्सपर्ट को वेलकम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एंकर ने कर रखा है, इसमें मिस जेन स्मिथ को बुलाया गया, उसका उसने वेलकम किया, तो ये लाइन आती है हर स्क्रिप्ट में। देन उसके बाद मिस स्मिथ ने बोला है कि थैंक यू फॉर हैविंग मी, यानी कि थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देन एंकर ने बोला सो टेल अस व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू सेव वाटर, यानी कि तो अब आप हमें बताएं कि पानी को बचाना जरूरी क्यों है। देन मिस स्मिथ कहती है कि वेल एज योर जस्ट मेंशन फ्रेश वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्स, जैसा कि आपने बताया, मेंशन किया अभी अभी कि जो स्वच्छ जल है, जो फ्रेश वाटर है, वो एक लिमिटेड रिसोर्स, उसका कुछ परसेंट ही हमारे पास है। एंड विद द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोइंग वी नीड टू बी मोर माइंडफुल ऑफ अवर वाटर यूसेज, और जिस हिसाब से जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, हमें पानी उतना ही ज्यादा चाहिए, उतनी ही ज्यादा हमें वाटर की नीड होगी। नॉट ओनली इज अ वाटर स्कैरिटी अ प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट वेस्टिंग वाटर कैन ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। सिर्फ पानी को ही खतरा नहीं है, लेकिन जो पानी का वेस्ट किया जाता है ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ता है। तो इसी तरीके से ये एंकर और मिस स्मिथ के बीच कन्वर्सेशन है, ठीक है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग में हमें लिखनी होती है। अब हम देखते हैं इसकी एंडिंग हमें किस अकॉर्डिंग करनी होती है। तो जैसे कि एंकर ने अब इसकी एंडिंग में थैंक यू वर्ड यूज किया है, लाइक थैंक यू मिस स्मिथ फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग योर एक्सपर्टाइज ऑन वाटर कंजर्वेशन। जैसे कि हमारा टॉपिक सेव वाटर पे था, तो यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन आ गया। हमारे पास जो भी टॉपिक होगा हमें उसको ही यहाँ पे लिखना होता है कि थैंक यू मिस स्मिथ, आपने आज के सेशन को ज्वाइन किया और हमें बातें बताई कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, आपने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर किया। देन जो मिस स्मिथ है वो बोलती है थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू मुझे आपने यहाँ बुलाया, ऐसा चांस दिया। तो इसी के बाद वो जो एंकर है वो लास्ट लाइन किस तरीके से लिखता है कि एंड दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे फीचर ऑन सेव वाटर फॉर ऑल, रिमेंबर एवरी ड्रॉप काउंट, सो लेट्स ऑल डू अवर पार्ट टू कंजर्व वाटर। इसमें हम कोई इंपॉर्टेंट सा स्लोगन भी यूज कर सकते हैं, जैसे इस एंकर ने भी किया है कि बस आज के लिए इस सेशन में इतना ही, जिसपे हमने चर्चा किस पे की, सेव वाटर फॉर ऑल पे। तो याद रखो हर एक बूंद को बचाना है और वो मिलकर ही पानी का संरक्षण करना है। तो इसी तरीके से हम भी कोई भी स्लोगन या लाइन ऐसे यूज कर सकते हैं और जो हमारी एंडिंग है उसे काफी इफेक्टिव बना सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ रिव्यू ऑन एनी रिसेंट बॉलीवुड मूवी दैट पोर्ट्रेट्स वुमेन इन स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट रोल, यानी कि हमें एक ऐसी बॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करना है, उसका एक ऐसा पोर्ट्रेट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है जिसमें जो वुमेन है उसको काफी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिखाया गया हो। इसी के ऑप्शन में है राइट अ रिव्यू ऑफ अ
रिसेंट हिंदी फीचर फिल्म यू हैव वॉच, कि एक हिंदी फिल्म को लिखे, ठीक है, जो आपने हाल ही में देखी है। देन इसी के और में है कि राइट अ रिव्यू फॉर प्रिंट पब्लिकेशन ऑफ अ फिल्म बुक दैट यू हैव रिसेंटली वॉच रीड, कि हमें प्रिंट पब्लिकेशन के लिए किसी भी फिल्म या बुक का रिव्यू देना है जो हमने अभी या तो हाल ही में पढ़ी है या फिर देखी है। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट ही था कि वुमेन का रोल भी प्ले हो जाए। अब इसमें हम दोनों क्वेश्चन को कवर कैसे कर सकते हैं कि हिंदी फीचर फिल्म जो हमने अभी देखी है, जैसे हमने यहाँ पे दंगल का एग्जाम्पल लिया है, और दंगल है ऐसी मूवी जिसमें वुमेन का एक स्ट्रॉन्ग रोल दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमने दंगल मूवी की बात की है। आपको जो भी मूवी का कंसेप्ट बहुत इजीली आता हो या आपको जिस भी मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छे से पता हो, आप उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने बस एक एग्जाम्पल के लिए दंगल का यूज किया है। अब इसकी अगर बॉडी को फ्रेम करने की बात करें तो सबसे पहले तो हमें स्टोरी की कुछ बातें बतानी होती है। जैसे कि इसकी स्टार्टिंग होती है कि व्हेन महावीर सिंह फोगाट, जिसमें आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का रोल प्ले किया था, एक रेसलर थे हरियाणा के, लॉसेस होप ऑफ हैविंग अ सन, तो जो उन्हें आशा थी कि उनका बेटा होगा, ऐसा नहीं हुआ, उनका बेटा नहीं हुआ, तो ही ट्रेन हिज डॉटर्स, तो उन्होंने अपनी बेटियों को ट्रेन किया। बेटी गीता जिसका रोल प्ले किया था फातिमा ने, और बबीता जिसका रोल प्ले किया था सान्या ने। तो मैं एक रेसलिंग हिस्ट्री, तो वो उन्हें ट्रेन करता है इसलिए रेसलिंग हिस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए। थस ब्रेकिंग द टब्बू ऑफ इंडियन वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट दस फार डोमिनेटेड बाय मैन, तो जो मैन द्वारा वुमेन्स को दबाया जाता था, शोषण किया जाता था, इस मूवी में उसी के अगेंस्ट ये दिखाया गया है कि कैसे एक पिता ने अपनी दोनों बेटियों को जो रेसलिंग की फील्ड है उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाया, मतलब कैसे किस तरीके से उन्होंने उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। तो पहले हमें एक शॉर्ट सी, मतलब 3 से 4 लाइन के अंदर बता देना है कि मूवी में क्या है, इसके अंदर बताया क्या गया। फिर उसके बाद हमें मूवी का रिव्यू देना है 1 से 1.5 पैराग्राफ के अंदर कि उस मूवी में था क्या। जैसे कि यहाँ पे हमने दंगल का रिव्यू दिया है, ऐसे जो भी आप मूवी लिखना चाहोगे उसका ऐसे रिव्यू देना है आपको। देन उसके बाद जब रिव्यू हो जाएगा तो हमें कास्ट, यानी कि उस मूवी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर थे हमें वो बताना है, जैसे कि आमिर खान, साक्षी तन्वर, फातिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा। तो ऐसे कर जो भी मूवी आप लिख रहे हो उसके कास्ट आपको जरूर बताना है कौन कौन से कैरेक्टर्स थे उसमें। देन उसे डायरेक्ट किसने किया है, जैसे कि यहाँ पे नितेश तिवारी ने इसे डायरेक्ट किया था तो हमने उनका नाम लिखा है। तो ऐसे आप जो मूवी लिखेंगे उसका डायरेक्टर कौन था वो लिख सकते हो। देन उसके बाद हमें बताना है कि उस मूवी का जो मैसेज था वो क्या था, उस मूवी से जो भी सोसाइटी को कोई भी सोशल मैसेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमें बताना होता है। देन लास्ट में हमें उसका ओवरव्यू देना होता है, ठीक है, कि ये क्या था इसमें, बिल्कुल एक कंक्लूजन के रूप में। जैसे इसमें है भी कि दंगल इज अ मस्ट वॉच मूवी फॉर इट एक्सपेक्शनल स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस एंड सोशल रिवेंस, कि जो दंगल है वो बहुत बार देखी जाने वाली एक ऐसी मूवी है जिसमें जो भी उसके परफॉर्मेंस है, जो उसकी रेलिवेंस है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई गई थी बल्कि लोगों को इंस्पायर करती है कि वो अपने ड्रीम्स को चाहे तो पूरा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है जो महावीर फोगाट थे उन्होंने ऐसे ही अपने ड्रीम को अचीव किया। वो चाहते थे कि जो भी उनकी संतान हो, वैसे तो बेटा ही चाहते थे कि जो बेटा हो वो रेसलिंग की दुनिया में बहुत नाम कमाए, लेकिन जब उन्हें बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी बेटियों को ही इतना सशक्त और मजबूत बनाया कि उन्होंने इस रेसलिंग में बिल्कुल एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या देना होता है, एक ओवरव्यू देना होता है कि इसमें हमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 इज राइट एन एडिटोरियल ऑन द इंडस्ट्री ऑफ फेक न्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पीपल, यानी कि हमें एक एडिटोरियल लिखना है किस पे जो भी फेक न्यूज होती है उसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके और में है राइट एन एडिटोरियल फॉर अ मैगजीन ऑन द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन द एनसीआर, ये भी हमें एक मैगजीन के लिए एडिटोरियल लिखना है कि जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है वो कैसे बढ़ रहा है एनसीआर के अंदर। फिर और में है राइट अ न्यूज़पेपर एडिटोरियल आर्ग्यूइंग फॉर द नीड फॉर द पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि न्यूज़पेपर के लिए एडिटोरियल लिखना है पब्लिक एजुकेशन इंडिया में क्यों जरूरत है हमें इस बारे में। देन और में फिर एक क्वेश्चन है राइट एन एडिटोरियल ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इलीगल इमिग्रेशन इनटू इंडिया। देन और में फिर एक ऑप्शन है राइट एन एडिटोरियल फॉर अ मैगजीन ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया, यानी कि हमें मैगजीन के लिए फिर से एक एडिटोरियल लिखना है जिसमें हमें इंपॉर्टेंस बतानी है इंटरनेशनल वुमेन डे की इंडिया में। तो अगर हम इंट्रो की बात करें, सबसे पहले एडिटोरियल क्या होता है। एडिटोरियल इट इज अ सेक्शन इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स इन विच द राइटर्स और एडिटर्स शेयर देयर ओपिनियन ऑन ऑन गोइंग टॉपिक्स, यानी कि जो एडिटोरियल होता है वो न्यूज़पेपर का एक सेक्शन होता है और मैगजीन में भी एक सेक्शन होता है जिसमें जो राइटर्स या फिर एडिटर्स होते हैं वो किसी भी टॉपिक पर अपने ओपिनियन को शेयर करते हैं। इट इज बिलीव टू बी अ ब्रीफ एसे ऑन करंट इश्यूज, ये एक ब्रीफ एसे हो सकता है करंट इश्यूज जो चल रहे हैं उसके ऊपर। द राइटर शेयर देयर ओपिनियन इन रिगार्ड्स टू पब्लिशिंग हाउस विच इज सीन एज द ओपिनियन ऑफ द एंटायर पब्लिशिंग हाउस। जो राइटर्स होते हैं वो करंट इश्यूज पे अपने ओपिनियन शेयर करते हैं पब्लिशिंग हाउस में
और उसके बाद देखते हैं कि जो उनका ओपिनियन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है पूरे ही पब्लिशिंग हाउस पे। अगर हम पार्ट्स की बात करें एडिटोरियल की, कि एडिटोरियल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अगर हम कभी भी कोई एडिटोरियल लिख रहे हैं तो हमें इंट्रोडक्शन एक ऐसा बिल्ड करना चाहिए ताकि जो रीडर है उसका इंटरेस्ट आए उस टॉपिक पे और वो पढ़े उस पूरे टॉपिक को। देन आर्ग्यूमेंट, द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट योर ओपिनियन अलॉन्ग विद रीजन वाई द ऑडियंस शुड एग्री विद यू। तो जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारे ओपिनियन को प्रेजेंट करता है और रीजंस मांगता है, कारण मांगता है कि क्यों जो ऑडियंस है वो आपके जो भी विचार है उससे एग्री हो। देन एविडेंस, हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए एविडेंस की जरूरत होती है जिसमें हम फैक्ट्स, रिसर्च और एनसीडोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन काउंटर आर्ग्यूमेंट, ऑल एडिटोरियल राइटर्स शुड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी बाय प्रेजेंटिंग अ फेयर रिव्यू ऑफ द पर्सपेक्टिव इन्वॉल्वमेंट। यानी कि जितने भी एडिटोरियल राइटर्स हैं उन्हें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, रिव्यूज देने चाहिए। कुछ रिव्यूज बहुत पॉजिटिव भी होते हैं जो कि ब्रीफ रेफरेंस में होते हैं उस इशू से रिलेटेड, और कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं। एंड रेफ्यूटेशन, आफ्टर शेयरिंग द काउंटर आर्ग्यूमेंट विद द रीडर द राइटर मस्ट एक्सप्लेन व्हाई दैट आर्ग्यूमेंट इज नॉट एक्यूरेट और रिविलेंट। जब ये काउंटर आर्ग्यूमेंट हो जाए, इसे शेयर करने के बाद जो राइटर है उसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि जो आर्ग्यूमेंट हुआ है वो एक्यूरेट क्यों नहीं है या फिर वो रिलेवेंट क्यों नहीं है। इससे क्या होता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रमोट होता है। देन कंक्लूजन, यानी कि हमें फाइनल पैराग्राफ जो होता है हमारा, उसमें हमारे एडिटोरियल को समराइज कर लेना चाहिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को कि हम इसमें कहना क्या चाहते थे, और एंड रिमाइंड द रीडर व्हाई दे शुड केयर अबाउट दिस इशू। और इस पैराग्राफ के अंदर हमें जो रीडर है उसको ये रिमाइंड करवाना होता है कि क्यों उसे इस इशू को पढ़ने की नीड है या फिर इससे सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी एडिटोरियल को लिखते कैसे, सबसे पहले तो हमें टॉपिक डिसाइड करना होता है कि हम किस टॉपिक पर लिखें। टॉपिक डिसाइड होने के बाद हमें उस टॉपिक पर रिसर्च करनी चाहिए, फिर क्रिएट एन आउटलाइन, फिर उस जो टॉपिक है उसकी एक आउटलाइन रेडी कर लेनी चाहिए कि हमें उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या लिखना है, क्या जोड़ना है। देन स्टार्ट टू राइट, उसके बाद हमें लिखना शुरू करना चाहिए। देन लास्ट इज प्रूफ रीड, तो फिर उसके बाद इसे पब्लिश कर देना चाहिए। देन एक एग्जांपल दे रखा है, एडिटोरियल ऑन द इंडस्ट्री ऑफ फेक न्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पीपल। ठीक है, तो अभी इसमें फेक न्यूज और इसके इम्पैक्ट पूछे थे लोगों में, तो वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन एग्जाम में और भी कोई भी करंट इशू आ सकता है, जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे वो दे सकता है, सेफ वाटर पे दे सकता है, एजुकेशन पे दे सकता है। ठीक है, तो वो कोई भी टॉपिक दे सकता है। तो आपको 2 पैराग्राफ के अंदर इस एडिटोरियल को, जिस तरीके से मैंने अभी जो ये पॉइंट्स बताए थे, इन्हीं की हेल्प लेके, इन पॉइंट्स की हेल्प लेके अपने पैराग्राफ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, ड्राफ्ट अ ब्लॉग ऑन हाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम एंड डिज्नी हॉटस्टार हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस। और इसी के ऑप्शन में है कि हमें राइट अ ब्लॉग फॉर अवेयरनेस डिस्कसिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रियलिटी टीवी शोज एंड द लाइफस्टाइल दे प्रमोट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, वो किस तरीके से हमें मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस देते हैं। ठीक है, और में क्या ऑप्शन है कि हमें जो भी टीवी शोज होते हैं वो किस तरीके से हम पे हार्मफुल इफेक्ट्स डालते हैं, कैसी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, तो इसके बारे में हमें एक व्लॉग लिखना है। तो अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, द राइज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज ट्रांसफॉर्म द वे we consume movies and television shows. Netflix, Amazon Prime, Disney Hotstar are just a few example of digital platforms that have revolutionized in the movie viewing experience. ये ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें एक मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हम इजीली अपने जो मूवीज और टेलीविजन शोज हैं उन्हें बहुत ही इजीएस्ट वे में देख सकते हैं। देन जो हमें किस तरीके से एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले तो एसेसिबिलिटी। ठीक है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें कोई भी मूवी या फिर टेलीविजन शो देखना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। हम बस कुछ क्लिक करते हैं और उसके बाद अपने ब्राउजर्स को यूज करते हैं, उस पर कुछ क्लिक्स करते हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी आ जाती है कंटेंट की। यानी कि जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ा कंटेंट पेज आ जाता है जिसमें डिफरेंट मूवीज और वेब सीरीज और कह सकते हैं टीवी शोज की लिस्ट आ जाती है, और हम जो देखना पसंद करें जिस टाइम हम वो बहुत ही इजीली देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं, किसी भी लोकेशन पर, किसी भी टाइम, इतनी भी देर तक देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन। देन सेकंड इज कॉस्ट इफेक्टिव। अब देखो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होते हैं किसी भी ट्रेडिशनल केबल टीवी के। ठीक है, बहुत ज्यादा कम पैसों में हम बहुत कुछ देख सकते हैं। कैसे, हम हर एक प्लेटफॉर्म का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसके बाद जो उसकी लाइब्रेरी लिस्ट होती है जिसमें मूवीज होती है वो बहुत ही वास्ट होती है, उसमें बहुत सारी टीवी शोज और मूवीज की लिस्ट होती है, तो हम जो देखना चाहे हम देख सकते हैं। हम वो सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं जो कि हमारे बजट में है, और हम इजीली जब हमारा जो मन चाहे वो मूवी, टीवी शोज या कोई भी वेब सीरीज देख सकते हैं। देन पर्सनलाइजेशन, यानी कि वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द एबिलिटी टू
to personalize the movie viewing experience with advanced algorithms. Machine learning platform like Netflix can analyze a user viewing habits and make recommendation based on their preference. तो इसका जो एक बिगेस्ट एडवांटेजेस होता है, वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है हमें पर्सनलाइज करने की। जैसे कि अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो वो जो भी हम देखते हैं, यानी कि जो भी यूजर है वो जो भी जिस भी शोज को देखता है, व्यू करता है, जो भी उसकी आदतें हैं, जो नेटफ्लिक्स है उसको एनालाइज कर देता है और उसके बाद वो उसकी रिकमेंडेशन लिस्ट में वही प्रेफर करता है जिस तरीके के शोज वो यूजर देखना पसंद करता है। देन नेक्स्ट इज ओरिजिनल कंटेंट, यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के ओरिजिनल कंटेंट होते हैं। नेटफ्लिक्स इन पर्टिकुलर हैड प्रोड्यूस सेवरल क्रिटिकली एक्लाइम्ड शोज एंड मूवीज इंक्लूडेड स्ट्रेंजर थिंग्स, द क्राउन, मैरिज स्टोरी। जो नेटफ्लिक्स पे जो भी कहानियां होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, मूवीज होती है, शो होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है और उनका जो कंटेंट होता है वो काफी ओरिजिनल और रियलिटी से मिलता जुलता होता है। जैसे हम बात करें स्ट्रेंजर थिंग्स, द क्राउन और मैरिज स्टोरी। और इसी के साथ साथ जो अमेजन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार होते हैं वो भी ऐसे ही चीजों को फॉलो अप करते हैं और ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफर करते हैं जब भी हम कोई मूवी देखते हैं। जैसे कि यूजर कैन पाउज, रिवाइंड एंड फास्ट फॉरवर्ड थ्रू मूवीज एट देयर लेजर अनलाइक ट्रेडिशनल सिनेमा एक्सपीरियंस। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हैज मेड इट easier for user to watch movies at their convenience and has made the moving viewing experience more enjoyable। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे, हम जब चाहे मूवी को रोक सकते हैं, उसे रिवाइंड कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा जब मन चाहे जो भी हमारा लेजर टाइम हो उसमें देख सकते हैं और सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ईजी रहता है कि हम जब चाहे रोकें, चलाएं, आगे बढ़ाएं और अपनी मूवी को अपने ही तरीके से देख सके और एंजॉय कर सके। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम एंड डिज्नी हॉटस्टार हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी वॉच मूवीज। वो हमें एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करते हैं, पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उनके जो कंटेंट होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटीज होती है। तो इन प्लेटफॉर्म्स ने वे ही चेंज कर दी हमारी किसी भी मूवी और टेलीविजन शो को देखने की और आज के समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16 इज डिफाइन द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। हमें डिफाइन करना है, जिसमें ए है इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर और सेकेंड है एफएम रेडियो। तो इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर की बात करें तो एक पिरामिड शैली होती है जिसमें सिंपल वर्ड्स में जो मोस्ट फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाई होती है। अब इसमें लीड, जो भी स्टोरी का लीड पैराग्राफ होता है उसे एक पिरामिड शैली में अरेंज किया होता है, जैसे कि रिमेनिंग डिटेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे हर एक सूचना को बिल्कुल ही अरेंज मैनर में हमें दिखाया गया होता है। जैसे इसमें फर्स्ट कॉलम में जो भी वो न्यूज है उसकी एक बेसिक सी इन्फो आएगी, जैसे कि किसने किया, क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे हुआ, ये सब कुछ। और उसके बाद जो वो सीन हुआ है, जो भी वो न्यूज है, जो भी घटना घटी है उसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स आएगी। मतलब कि पूरा जो वाक्य है, जो पूरी घटना हुई है उसका ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाता है इस सेकेंड फेज में। देन इस फेज के अंदर जो भी उस घटना से जुड़ी कुछ आम सी जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से ये एक पिरामिड शैली होती है जिसमें न्यूज को इस तरीके से शो किया जाता है। देन अगर हम एफएम रेडियो की बात करें तो सबको पता है एफएम रेडियो क्या था। एफएम रेडियो एक मेथड है ब्रॉडकास्टिंग का जिसे लाखों लोग सुनते थे, जिसमें बहुत सारी जानकारियां प्रोवाइड करी जाती थी। इसका इन्वेंशन किया था 1933 में अमेरिकन इंजीनियर ने, जिनका नाम था एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने ही जो ये एफएम है इसको क्रिएट किया था और इसे वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिट बनाया था, जिसमें हाई फिल्डिटी साउंड होती थी और जो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता था। अगर इंडिया की बात करें तो जून 1923 में रेडियो क्लब ने बॉम्बे में अपना पहला ब्रॉडकास्ट बनाया देश के लिए और इसी को फॉलो करते हुए 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की भी स्टार्टिंग हुई, उसका भी सेटअप किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 इज एक्सप्लेन ईच इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी कि हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है लेकिन 30 शब्दों से अधिक नहीं करना है। तो इसमें है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, साइन लैंग्वेज, न्यूज रिपोर्ट, मल्टीमीडिया, साइबर क्राइम, सॉफ्ट न्यूज, हॉट मीडिया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉपीराइट और पेन ड्राइव। तो सबसे पहले अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट, वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया था और इसका आज विश्व में काफी इस्तेमाल होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एंड इज अवेलेबल ऑन बोथ विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो ये माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा है, ये किस किस चीज का है, ये ऑफिस सूट और विंडोज दोनों में इसके
के ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डिजाइन टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिज्यूम, एसे, रिपोर्ट्स एंड मोर। इसको डिजाइन क्यों किया गया? ताकि इस पे कोई भी इजीली कुछ एडिट कर सके, कुछ लिख सके, कोई टेक्स्ट बना सके, कोई भी टेक्स्ट बेस्ड जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें हम लेटर्स, रिज्यूम, एसे, रिपोर्ट कुछ भी बना सकते हैं। और ये हमें बहुत सारे फीचर्स भी ऑफर करता है, जैसे कि स्पेल चेक, हम ग्रामर चेक कर सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं हमने कितने वर्ड्स का बनाया है, फॉर्मेटिंग टूल्स यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। जो भी हमने क्रिएट किया है वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज यूजर टू कोलैबोरेट विद अदर्स इन रियल टाइम, शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड ऐड कमेंट्स टू द डॉक्यूमेंट। और ये कैसे कैसे फीचर्स हमें प्रोवाइड करवाता है, इसमें हम कैसा भी कंटेंट लिख सकते हैं, उस कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, उसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है इसका यूज किया जाता है। देन सेकंड इज साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होती है? साइन लैंग्वेज इज अ विजुअल लैंग्वेज दैट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट्स टू कम्युनिकेट मीनिंग। यानी कि साइन लैंग्वेज एक ऐसी भाषा होती है, विजुअल लैंग्वेज मतलब एक दृश्य भाषा होती है, जो कैसे शो होती है, जिसे हम हाथ का इस्तेमाल करके और फेस के एक्सप्रेशन से, यानी कि चेहरे के भाव से, बॉडी की मूवमेंट से और हाथ से इशारे बनाकर हम किसी और इंसान से बात करते हैं। ज्यादातर ये कहाँ यूज होती है? इट इज यूज्ड बाय डीफ पीपल एज वेल एज दो हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग एंड इट रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल्ली फ्लिक्ड लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज। ये इसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो बहरे होते हैं या फिर जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है। विश्व भर में आज हर कंट्री में इस लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। साइन लैंग्वेज इज नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। ये जो सांकेतिक भाषा होती है, साइन लैंग्वेज होती है, वो सार्वभौमिक नहीं होती। एंड डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ऑन यूनिक साइन लैंग्वेज। और हर कंट्री का क्या होता है? अपना एक यूनिक, यानी कि अपनी अलग ही साइन होते हैं। मतलब जैसे कि अगर इंडिया में कोई साइन है, ठीक है, जरूरी नहीं है यूएसए में भी वही साइन हो किसी भी बात को रिप्रेजेंट करने का। यानी कि हर एक कंट्री में जो भी साइन लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। इन सम केसेस मे बी मल्टीपल साइन लैंग्वेज यूज्ड विद इन अ सिंगल कंट्री डिपेंडिंग ऑन रीजनल वेरिएशन। ऐसा कुछ मामलों में हो सकता है कि क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर एक ही देश में कई सांकेतिक भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता हो। ये सिंपल नहीं होती। साइन लैंग्वेज इज नॉट सिंपली अ ट्रांसलेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इनटू गेस्चर, इट हैज इट्स ओन सिंटेक्स, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। यानी कि जो साइन लैंग्वेज होती है वे केवल ऐसा नहीं है कि जो वो बोली जाने वाली भाषा है उन्हीं का इशारों में अनुवाद होता हो, नहीं, इसका अपनी ग्रामर है, इसकी अपनी वोकैबुलरी है, इसका सिंटेक्स अपना है। अब जो लर्निंग है साइन लैंग्वेज की कैन ओपन अप न्यू एवेन्यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन द डीफ एंड हियरिंग कम्युनिटीज। यानी कि साइन लैंग्वेज को सीखने के आज हमारे पास मल्टीपल रास्ते हैं जो संचार और जो लोग सुनने में जिन्हें कठिनाई होती है, जो बहरे हैं, उनके बीच क्या करता है, जो भी खाई है उसको कम करते हैं। देन नेक्स्ट इज न्यूज रिपोर्ट। अब न्यूज रिपोर्ट क्या होती है? न्यूज रिपोर्ट इज अ रिटन और स्पोकन अकाउंट ऑफ एन इवेंट और occurrence that it is of interest to public. It typically provides objective information about the who, what, when, where, why and how of the event and is usually produced by a journalist or new organization. यानी कि जो समाचार रिपोर्ट होती है वो किसी भी घटना का लिखित या मौखिक रूप से लोगों के सामने लेकर आती है, ठीक है। इसमें आमतौर पर क्या दिखाया जाता है कि जो भी घटना घटी है वो कब घटी है, क्यों घटी है, कैसे क्या हुआ है वहां पर, वो उस पूरे इवेंट के बारे में बताती है। न्यूज रिपोर्ट्स कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज टू स्टोरीज टू इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड फीचर आर्टिकल्स। जो न्यूज रिपोर्ट है वो क्या क्या कवर करती है? एक वाइड रेंज में टॉपिक्स को कवर करती है, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज हो गई या जो भी एक गहरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इन सबको अपने अंदर कवर अप करती है। दे कैन बी डिलीवर्ड थ्रू वेरियस मीडियम सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, रेडियो शो एंड ऑनलाइन न्यूज साइट, ठीक है। हम न्यूज को कहाँ कहाँ देख सकते हैं? हम न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, हम टेलीविजन में जो चैनल्स होते हैं उनमें देख सकते हैं, रेडियो में सुन सकते हैं, और जो भी ऑनलाइन न्यूज साइट्स है, जो भी वेबसाइट्स होती है न्यूज की, उसमें हम देख सकते हैं। जो न्यूज का पर्पस होता है वो क्या होता है? लोगों को पब्लिकली जो भी फैक्ट चल रहे हैं, जो भी इवेंट चल रहे हैं देश के अंदर या देश के बाहर की जो भी सिचुएशन है, उन सबसे कन्फ्रंट करवाना, उन्हें ये सब कुछ दिखाना ताकि वो भी अपने ओपिनियंस दे सकें। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया क्या होती है? मल्टीमीडिया रेफर्स टू द यूज ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट अ मैसेज। यानी कि जो मल्टीमीडिया होती है वो मीडिया के ही कई रूपों को हमारे सामने शो करती है, जिसके अंदर टेक्स्ट आ जाता है, चित्र आ जाते हैं, ऑडियो, वीडियो और जो भी एनिमेशंस होती है, इन सबको शो करता है। द टर्म मल्टीमीडिया इज ऑफ्टन यूज्ड इन
in the context of digital technology where it is utilized in various fields including education, entertainment, advertising and art। यानी कि जो मल्टीमीडिया होती है, इस शब्द का यूज ज्यादातर डिजिटल टेक्नोलॉजी में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जैसे कि कोई भी एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है और आर्ट, इन क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया अलाउज फॉर अ मोर एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस, मेकिंग इट इजियर टू कैप्चर एंड रिटेन देयर अटेंशन। जो ये विभिन्न प्रकार के मीडिया होती है, ये इसका एकीकरण करता है। इससे क्या होता है, जो दर्शक होते हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसे अटेंशन देते हैं। देन विद वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म, multimedia has become an increasingly important aspect of modern communication, allowing people to express themselves in creative and innovative ways. From interactive games and websites to educational videos and virtual reality experience, multimedia has transformed the way we consume and interact with information। ठीक है, जो डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्मों की व्यापक उपलब्धता के साथ जो मल्टीमीडिया है वो आधुनिक संचार का भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है, जिससे लोग खुद को रचनात्मक समझते हैं, वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके अंदर गेम्स, वेबसाइट से लेकर एजुकेशनल जो वीडियो होती है या जो एक्सपीरियंस होते हैं, हम उनको इजीली देख सकते हैं। मल्टीमीडिया उसने हमें चेंज कर दिया है। अब हम कोई भी जानकारी के साथ, किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ इंटरेक्ट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम रेफर्स टू अ क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरी आउट यूजिंग द इंटरनेट और अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड द इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज लेड टू सर्ज इन साइबर क्राइम ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। जो साइबर अपराध होता है वो कैसे होता है? ये इंटरनेट और जो भी अन्य जो दूसरी जो डिजिटल एक्टिविटीज हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उनका उपयोग करने से होता है। ठीक है, इनके यूज से जो आपराधिक गतिविधियां होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं। अब इंटरनेट का जैसे हम जानते हैं कि जो इंटरनेट है वो तेजी से उसका फैलाव हो रहा है, वो इंटरनेट इजीली बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रहा है अपने आप को। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे ना बढ़ती जा रही है। तो इसी के कारण क्या है, जो साइबर क्राइम है उसमें जो भी बीते कुछ दशक गए हैं उसमें बहुत तेजी आई है ऐसे अपराधों की बढ़ने की। साइबर क्रिमिनल्स यूज वेरियस मेथड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, स्टील डाटा, डिस्टर्ब सिस्टम एंड एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम विक्टिम। अब जो साइबर क्रिमिनल होते हैं उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे ये साइबर क्राइम करने के। ठीक है, वो क्या क्या करते हैं? डेटा चोरी कर लेते हैं, सिस्टम को खराब कर देते हैं और उसके बाद जो विक्टिम होते हैं उनसे पैसों की मांग करते हैं। सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम इंक्लूड हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, मालवेयर अटैक्स एंड साइबर स्टॉकिंग। अब इसकी अगर हम कुछ कॉमन टाइप्स की बात करें, जो भी ये साइबर क्राइम होते हैं, अगर इसके कॉमन टाइप्स की बात करें तो क्या क्या होता है? ये लोग हैक कर लेते हैं सिस्टम को, ठीक है, फिशिंग कर लेते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेते हैं और मेलवेयर हमले भी करते हैं। तो ये सब कुछ इसमें शामिल है। साइबर क्राइम पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन गवर्नमेंट एज इट कैन कॉज फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशनल डैमेज एंड कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी। जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो व्यक्तियों को, ऑर्गेनाइजेशंस मतलब सरकारों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर देते हैं। उसमें क्या क्या होता है? उनको फाइनेंशियल लॉस होता है, यानी कि वित्तीय नुकसान होता है, उनकी जो इमेज है, रेप्यूटेशन है, उनकी वो डैमेज होती है और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके साथ भी समझौता करना पड़ जाता है। नेक्स्ट इज सॉफ्ट न्यूज। सॉफ्ट न्यूज क्या होती है? जिसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन इंटरेस्ट पीसेस भी बोलते हैं, यानी कि मानव रुचि वाले टुकड़ों के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इसे फीचर स्टोरी भी कहते हैं। टाइपिकली फोकस ऑन द मोर लाइट हार्टेड एंड एंटरटेनिंग साइड ऑफ करंट इवेंट्स। ये हमें क्या दिखाती है? ये वर्तमान घटनाओं को और जो भी एंटरटेनिंग साइड होती है करंट इवेंट्स की, वो हमें दिखाती है। अनलाइक हार्ड न्यूज विच ऑफ्टन डील्स विद सीरियस एंड सिग्निफिकेंट इश्यूज, सॉफ्ट न्यूज स्टोरीज में कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स दैट आर लेस अर्जेंट और पॉलिटिकल इन नेचर। ठीक है, जो हार्ड न्यूज होती है यानी कि जो कठिन समाचार होते हैं, ये उसके विपरीत होती है, क्योंकि हार्ड न्यूज तो हमेशा गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे दिखाते हैं ना, जिसमें सीरियस रहना हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन जो सॉफ्ट समाचार कहानियां होती है, इसमें ये ऐसे टॉपिक्स को कंडक्ट कराता है जो कम जरूरी हो या फिर सिर्फ राजनीति प्रगति की हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल चीजें कवर अप हो रही हो। दी स्टोरी ऑफ्टन हाईलाइट यूनिक एंड फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ सच एज ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, लाइफस्टाइल, ट्रेंड, एंटरटेनमेंट, न्यूज, पर्सनल अचीवमेंट। अब इसमें ये कहानियां अक्सर हमें रोज जो भी हमारी डेली लाइफ होती है उसके कुछ एस्पेक्ट दिखाती है जो काफी यूनिक होते हैं, आकर्षक होते हैं। ठीक है, और क्या करती है इसमें? मानव रुचि वाली जो कहानियां होती है, जीवन शैली को किस तरीके से, जो हमारा लाइफस्टाइल ट्रेंड है उसको कैसे हम रुझाएं, और जो भी मनोरंजन समाचार होते हैं इन सबको उपलब्ध करवाती है। तो ये हमारी क्या है होता है? ये हमारी सॉफ्ट न्यूज होती है जो हमें बताती है। ठीक है, सॉफ्ट न्यूज स्टोरीज एम टू इंगेज द एंटरटेन रीडर्स आफ्टर प्रेजेंटिंग दैम इन अ मोर कैजुअल एंड अप्रोचेबल टोन दैट अ ट्रेडिशनल हार्ड न्यूज आर्टिकल्स। ठीक है, जो सॉफ्ट न्यूज है
उसकी कहानियां है वो हमें क्या दिखाती हैं। इनका उद्देश्य होता है पाठकों को इसमें शामिल करना, ठीक है, लोगों को इसमें जो रीडर्स हैं उनको इंगेज करना, उन्हें शामिल करना और उनका एंटरटेनमेंट करना। तो ये होता है सॉफ्ट न्यूज। देन हॉट मीडिया। हॉट मीडिया क्या होती है? इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जो मीडिया के टाइप्स है, जो मीडिया की फॉर्म्स है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हॉट मीडिया का यूज किया जाता है। दैट आर हाईली डिटेल्ड एंड प्रोवाइड अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका वर्णन क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अधिक विस्तृत होते हैं और हमें बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं। दिस इंक्लूड फॉर्म्स ऑफ मीडिया। इसमें मीडिया की कई फॉर्म्स इंक्लूड होती है, सच एज बुक्स यानी कि किताबें, फिर लेक्चर्स यानी कि व्याख्यान, डॉक्यूमेंटरीज, देन विच रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन एंड फोकस टू फुली ऑब्जर्व। Hot media tends to be very engaging and can capture the attention of audience for long periods of time. It is often used to provide in-depth analysis and detailed explanation of complex topics, making it an effective tool for education and information dissemination. Because hot media requires a great deal of attention and focus, it may not be suitable for all audiences or all types of content. यानी कि जो hot media होती है वो एक तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, और इससे एक लॉन्ग टाइम तक जो दर्शक होते हैं वो इसे लंबे समय तक देख सकते हैं। इसका उपयोग किसी भी गहन विश्लेषण और जो भी हार्डर टॉपिक्स होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें एजुकेशन जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सारी ही चीजों पर फोकस कर पाए और सभी दर्शकों को सभी प्रकार के जो कंटेंट है वो दे पाए। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब भी हम पारस्परिक संचार करते हैं तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जो जानकारी है उसे एक दूसरे में शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। ये हमारे दैनिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद अदर्स। और ये दूसरों के साथ रिलेशनशिप को बनाने में और उन्हें हमेशा मेंटेन रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन अकर थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल चैनल। ये वर्बल तरीके से भी हो सकती है और नॉन वर्बल तरीके से भी हो सकती है, सच एज फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेक्स्ट मैसेजिंग, फोन कॉल्स एंड वीडियो चैट्स। और हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं? आमने सामने जाकर भी, यानी कि मिलजुल कर, टेक्स्ट मैसेज कर कर, फोन कॉल मतलब फोन से बात करके, वीडियो चैट करके। इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्टिवली लिसनिंग टू अदर्स, यानी कि दूसरों की सुनना, एक्सप्रेसिंग वनसेल्फ क्लियरली, यानी कि दूसरों को सुनना और स्वयं को स्पष्ट रूप से और सम्मान पूर्वक व्यक्त करना, अपनी बातों को इज्जत के साथ रखना। एंड बीइंग अवेयर ऑफ नॉन वर्बल क्वीज, और जो भी अशाब्दिक संकेत है यानी कि जो नॉन वर्बल क्वीज है उनसे अवगत रहना, अवेयर रहना। इट कैन हेल्प रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, बिल्ड ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल। ये क्या करता है? जो भी दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें सॉल्व करता है, उनके बीच ट्रस्ट को बनाता है, बिल्डअप करता है और उनका जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ उसे काफी मजबूत बनाता है। पुअर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, हर्ट फीलिंग्स एंड डैमेज रिलेशनशिप। क्योंकि जो व्यक्ति कम बातचीत करते हैं, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत कम करते हैं, तो उन लोगों के बीच क्या होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्ट होती है, उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है और उनका जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए ताकि ये बहुत ही पॉजिटिव इंटरेक्शन अकर करे दूसरे लोगों के साथ। देन नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमें पता है कि एक ही जगह बैठ के सिर्फ फोन से, मोबाइल फोन से या किसी भी जो सोशल मीडिया है उस ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंस करना और घर बैठे ही किसी भी ऐसे इंसान से बात कर लेना जिससे मिलना पॉसिबल नहीं है। इसका अभी हाल ही में एग्जाम्पल हम कोविड-19 पैंडेमिक को देख सकते हैं। कोविड-19 के दौरान सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही हुआ है, चाहे वो कॉलेज की क्लासेस हो, चाहे वो बिजनेस मीटिंग्स हो, हर चीज़ किससे हुई है? सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है। चाहे हमें अपने फ्रेंड से बात करनी हो या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स जिनसे हम मिल नहीं पा रहे थे उस दौरान, तो हम उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात कर रहे थे। इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रैवल कॉस्ट, हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता किसी से मिलने के लिए। हम तुरंत ही फ़ोन पर वीडियो कॉल करके ये जान सकते हैं कि वो ठीक है या वो नहीं है। ये हमें इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें कनेक्ट करती है उन लोगों के साथ जिससे हम नहीं मिल सकते या फिर हम अभी समर्थ नहीं है उनसे मिल पाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा
बेस्ट टेक्नोलॉजी है। देन नेक्स्ट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट इज अ लीगल कंसेप्ट दैट ग्रांट्स द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क एक्सक्लूसिव राइट्स टू कंट्रोल इट्स यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो कॉपीराइट है वो एक कानूनी अवधारणा है जो मूल कार्य के निर्माता यानी कि जिसने भी जिस काम को क्रिएट किया है उसको कितना यूज करना है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसका वितरण कितने प्रकार से करना है, ये राइट सिर्फ उसका ही है जो उस वर्क का क्रिएटर है। द राइट इंक्लूड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म, डिस्प्ले एंड क्रिएट डेरिवेट वर्क बेस्ड ऑन द ओरिजिनल। यानी कि ये क्या इसमें कौन कौन से राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं? रिप्रोड्यूस दोबारा उत्पादन करने का, डिस्ट्रीब्यूट बांटने का, परफॉर्म प्रदर्शनी करने का, डिस्प्ले भी प्रदर्शनी और भी जो अलग अलग वर्क है उन्हें क्रिएट करने का। कॉपीराइट प्रोटेक्शन अप्लाइज टू वेरियस फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग एक्सप्रेशन सच एज बुक, म्यूजिक, फिल्म, सॉफ्टवेयर एंड विजुअल आर्ट्स। जो कॉपीराइट सुरक्षा है वो रचनात्मक अभिव्यक्ति के बहुत सारे रूपों पर लागू होती है जैसे कि किताबों पर, संगीत पर, फिल्म पर और भी जो सॉफ्टवेयर है उन सभी पर। द पर्पस ऑफ कॉपीराइट इज टू एनकरेज क्रिएटिविटी बाय अलाउइंग क्रिएटर्स टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर वर्क एंड टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर देयर फेयर यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिएटिव वर्क। ये क्या करती है, ये जो इसका उद्देश्य होता है, कॉपीराइट का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि जो भी क्रिएटर है उनको जो उन्होंने काम किया है उन्हें उसका प्रॉफिट मिले, ठीक है, और उन्हें प्रोत्साहित करना और जो भी वो उन कार्यों का मतलब जो वो कार्य कर रहा है उनका बिल्कुल उचित उपयोग करे और जब उसका वितरण करे तो एकदम लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग करे। कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड इंडिविजुअल एंड बिजनेस मस्ट बी अवेयर फॉर द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ यूजिंग कॉपीराइट मटेरियल विदाउट परमिशन और प्रॉपर एट्रीब्यूशन। यानी कि जो कॉपीराइट सुरक्षा का जो भी एक लीगल इम्प्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें कानून और व्यक्तियों और व्यवसाय को बिना अनुमति या फिर एक उचित आरोपण के साथ कोई भी कॉपीराइट सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता और अगर वो इसका यूज उससे बिना मर्जी से करता है तो उसके ऊपर कई लीगल चीजें भी लग सकती हैं। देन नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हम सबको पता है कि हम यूज करते हैं इसे कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप में। किस लिए करते हैं इसे? हम देखो यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ये बहुत एक छोटी सी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है, चीजों को स्टोर करना और डाटा को ट्रांसफर करना। किससे? कंप्यूटर या फिर कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है उसमें हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में कोई भी हमें डाटा निकालना होता है तो हम तुरंत इसे लगाते हैं, इसे पोर्ट करते हैं और उसके बाद जो भी फाइल्स हमें ट्रांसफर करनी होती है हम इजीली कर लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें ये बैकअप करती है हमारे इंपॉर्टेंट डाटा को जो ट्रांसफर हो रहा है फाइल का कंप्यूटर्स के बीच और फाइल्स को कैरी करती है। इसका यूज बहुत इजीली हम कर सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर चॉइस होती है पर्सनल और प्रोफेशनल यूज के लिए। सो ये पेन ड्राइव के बारे में हमने अभी बात की कि वो क्या होता है और उसका किस तरीके का यूज होता है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैंने उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इस वीडियो को देख सके और उन्हें पता चले कि किस तरीके से अपने एग्जाम को रिसॉल्व करना होता है और किस तरह का एग्जाम का पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इस नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।